गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अरे भाई। गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों। आप सबका RWA के इस हिंदी UGC नेट JRF जून 2026 के पाठ्यक्रम में कक्षा में आपका स्वागत है। और आज का दिन बड़ा शुभ है। आज का दिन गुरुवार है और गुरुवार का एक गुरु के रूप में आरंभ करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज से बड़े खुशी हर्ष का विषय है कि आज से हिंदी की हमारी कक्षाएं शुरू हो रही हैं, आरंभ हो रही हैं। इसलिए आप लोग सब लोग स्वस्ति वाचन पढ़ सकते हैं कि शुभ हो, मंगल हो, कल्याणकारी हो। और जैसा कि कहा जाता है वेदों में कि ओम न, तो उसके ओम के ध्वनि के साथ कि चारों तरफ से शुभ विचार आए। ओम सहनास्तु विश्वतः, चारों तरफ से अच्छे विचार आए ताकि अच्छे और एक पॉजिटिव वाइब के साथ हम अपने क्लास की शुरुआत करें। तो इसीलिए और आज के क्लास में वेदों का भी जिक्र आएगा। ऐसा ही विषय वस्तु है। ये हमारे पहली इकाई जो पाठ्यक्रम की पहली इकाई है जिसमें भाषा के विषय में पढ़ना है, तो उसी भाषा के विषय का जो पहला प्रसंग है, पहला प्रकरण है, वही आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो आप एक खुशी खुशी मन से, बहुत सकारात्मक मन से आज की पढ़ाई को जो जिसका बिस्मिल्लाह करके, श्री गणेशाय करके, जिसकी जैसी आस्था है उसके साथ शुरुआत करें ताकि एक बहुत अच्छी शुरुआत हो, बहुत अच्छा प्रारंभ हो जिसकी मंजिल JRF पे जाके ही खत्म हो। अंजाम उसका JRF होना चाहिए जिसका आगाज आज भाषा के क्लास के रूप में हम लोग कर रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं आज क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का जो विषय वस्तु है, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज को जब मौजू है, जो विषय है वो है प्राचीन और मध्ययुगीन भारतीय आर्य भाषाएं। आर्य भाषाएं तो जर्मनी, इंग्लैंड से लेके सुदूर पूरे यूरोप में फैली हुई हैं, लेकिन उसमें भारत के संदर्भ में जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं, इसका मतलब है कि भारत में अन्य भाषाएं भी हैं, जैसे मुंडा परिवार की भाषाएं, जैसे तिब्बती परिवार के सीनो टिबिटन, चीनी तिब्बती परिवार जो उत्तर पूर्व में बोली जाती है, अरुणाचल प्रदेश वगैरह में। लेकिन हमारा आज का सरोकार क्या है, जो गुजरात, बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यानी पूरा उत्तर भारत, उसके अलावा क्या महाराष्ट्र, कतिपय दक्षिण के भी कई सारे क्षेत्र जैसे हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में, इन सबको मिला के विशाल भूभाग में जो भाषा बोली जाती है आज हिंदी, उसी के मूल को जानने के लिहाज से हमारा आज का पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण है। ये हिंदी अचानक आसमान से नहीं आ गई हिंदी, और बहुत ट्रिकी सवाल इससे आते हैं। जैसे एक सवाल आता है कि हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है, तो उसमें संस्कृत भी दिया हुआ रहता है, यही 2024 में सवाल आया था, और साथ ही साथ अपभ्रंश भी। तो हम लोग चूंकि बचपन से पढ़ते आए हैं, तो ये नेट वाला सवाल नहीं है, JRF वाला थोड़ा टफ सवाल है, क्योंकि आपके विकल्प में दोनों रहेगा। विकल्प में आपका वो भी रहेगा, क्या बताते हैं कि विकल्प में आपका रहेगा संस्कृत भी, अपभ्रंश भी। तो नेचुरली हम लोग प्रकृतितः यानी स्वाभाविक रूप से संस्कृत को, क्योंकि संस्कृत सारे भाषाओं की जननी है, तो हम लोग संस्कृत में टिक मार के आ जाते हैं, जो कि गलत है। संस्कृत क्या है, जननी भाषा नहीं है हिंदी की। हिंदी की जननी कौन है, अपभ्रंश। तो आज से याद रख लीजिए, कॉमन एरर है कि संस्कृत को हिंदी के जननी नहीं मानना है। संस्कृत फिर क्या है, क्या संस्कृत से हिंदी का कोई संबंध नहीं है? बिल्कुल है। संस्कृत स्रोत भाषा, उसको क्या नाम दिया गया, सोर्स लैंग्वेज वही है, निकली वही है, स्रोत वही है, गंगोत्री वही है, लेकिन जिससे विकास हुआ है तो किससे, अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। तो फिर हम लोग जान लें कि आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो जो डिक्शन है, जो शब्द है, वो कहाँ से लिया गया, उसका स्रोत क्या, संस्कृत है। लेकिन जो व्याकरण है वो कहाँ से लिया गया, अपभ्रंश भाषा से लिया गया।
जैसे पहला ही अंतर ये है कि संस्कृत भाषा क्या है, योगात्मक है। योगात्मक अयोगात्मक भाषा क्या है, हम आगे चल के हम लोग सीखेंगे इसी कक्षा में। लेकिन अभी फिलहाल आप जान लीजिए जानकारी के लिए, संस्कृत क्या है। एक कक्षा मैंने हल्का बताया भी था, अगर आपको याद हो, जो डेमो क्लास था उसमें, योगात्मक भाषा है संस्कृत, जबकि हिंदी क्या है, अयोगात्मक। तो व्याकरण की दृष्टि से इतनी संस्कृत से उसका मेल नहीं है। एक और आपके सामने उदाहरण हम पेश कर देते हैं ताकि आपको रुचि आए आज की कक्षा में, कि लिंग नहीं है इतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा लिंग की भावना कहाँ है हिंदी में, उतना संस्कृत में लिंग नहीं है। जैसे हिंदी में सीता पढ़ती है, सीता पुस्तक पढ़ती है, और राम क्या होगा, राम पुस्तक पढ़ता है, मैं पुस्तक, ठीक है, पढ़ता हूँ, इस तरह होगा। लेकिन संस्कृत में सीता पुस्तकम पठती, राम पुस्तकम पठती, यानी आप देख ही रहे हैं कि राम यानी पुल्लिंग है, फिर भी क्या है, पठती है, और सीता भी है तो पठती है। तो हमारे अंदर एक भ्रम फैल गया है, हमारे अंदर एक विश्वास होता है कि संस्कृत की हूबहू मतलब है हिंदी, ऐसा नहीं है। संस्कृत से काफ़ी अंतर है हिंदी का। तो अगर आप जीआरएफ लेवल की पढ़ाई करना चाहते हैं तो इन तथ्यों पर आपको ध्यान देना होगा, है ना। आर्य भाषा परिवार का परिचय, तो इसकी जो पहली पंक्ति है इसी में एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। ये क्वेश्चन 2014 में एक क्वेश्चन आ भी चुका है, अगर ध्यान से 12 में भी आ चुका है। ये अक्सर रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। आप अक्सर इस क्वेश्चन को देखेंगे कि पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं। जो ये जो है आर्य भाषाओं का जो खंड है, ये सवाल क्या आता है कि जो आर्य भाषाएं हैं किस भाषा परिवार के हैं। प्रश्न क्या होता है, तो आप याद कर लें, प्रश्न ये होता है कि आर्य जो है, आर्य भाषाएं जिनको आर्य भाषा कहा जाता है, वो किस परिवार की भाषा है। तो ये किस परिवार की भाषा है, याद कर लीजिए, इंडो यूरोपीय भाषा परिवार। कभी कभी इसी चीज को क्या कहा जाता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ये नोट कर लीजिए। भारोपीय, भा मतलब भारतीय, उसी में यूरोप लगा दिया तो भारोपीय, इंडो यूरोपियन, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो इंडो यूरोपियन, ठीक है, इंडो यूरोपीय। लेकिन आजकल इसको क्या बोलते हैं, भारोपीय। तो एक चीज तो आप जान गए, एक क्वेश्चन जो बार बार आता है आप आसानी से हल कर लेंगे कि जो आर्य भाषाएं हैं किस परिवार से हैं, बताइए। तो आर्य भाषाएं आपके भारोपीय परिवार से, भारोपीय, मैंने बार बार रिपीट कर दिया, मुझे उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। तो जैसे जैसे आप पढ़ना शुरू करते हैं तो वैसे वैसे आपको एक एक सवाल उसी के अंतर मिलता चला जाता है, ठीक है। एक एक सवाल आपको उसी के भीतर से बहुत स्वागत, है ना निशा जी, और आपका काफ़ी सहयोग रहा है मेरे लिए। कक्षा में आप लोगों ने ज्वाइन किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। राजेंद्र द्विवेदी जी, आकाश जी, सबका स्वागत है इस कक्षा में। और जो भी आपका डाउट हो आप बेहिचक पूछें, आपको क्योंकि गहराई तक अगर जीआरएफ करना है तो गहराई तक विषय वस्तु को जानना है। कई सारे मैं प्रश्न भी करवाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि कुछ क्वेश्चन तो आसान होते हैं लेकिन कुछ प्रश्न बड़े गहराई वाले होते हैं। जैसे ये था कि संस्कृत से नहीं, अपभ्रंश से जब भी पूछा जाए, खुद ये आपको अपभ्रंश से हिंदी निकली है, कोई भी पूछे किस अपभ्रंश से निकली है, मैं पहले भी बता चुका हूँ डेमो कक्षा में, सौर सैनी अपभ्रंश से, सौर सैनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा निकली है जो अभी हम लोग बोलते हैं। तो ये मैंने इतिहास की कक्षा में भी बताया था कि किसी भी काल को 4 भाग में साहित्य में बांटते हैं, लेकिन इतिहास वाले कितने भाग में, 3 भाग में बांटते हैं। तो आर्य परिवार का भी जो विकास हुआ है, जो इतिहासकार हैं, जो साहित्य, ये सिर्फ साहित्य नहीं, जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उनको भी पढ़ना पड़ता है कि भाषाओं का विकास कैसे कैसे हुआ है। तो इन लोगों ने, इतिहासकारों ने इसको 3 भाग में बांटा है कि प्राचीन, इसमें ये 2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज।
प्राचीन आर्य भाषाएं, मध्ययुगीन आर्य भाषाएं, प्राचीन आर्य भाषाएं और मध्ययुगीन आर्य भाषाएं। तो ये बड़ा पुरानी कहानी है भाषा के, इसीलिए इकाई का नाम क्या है, भाषा और उसका विकास। तो भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ है, तो सबसे पहले कौन था, प्राचीन आर्य भाषाएं थी, प्राचीन आर्य भाषाएं थी। तो इससे थोड़ा सा और जान ले कि पूरे विश्व में जो अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, इसी में कितने लोग बोलते हैं अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं, ये गलत है। अनेक खुद बहुवचन है, उसका फिर बहुवचन नहीं बनाना चाहिए, अनेकों, ये गलत है। क्या होना चाहिए, अनेक भाषाएं, ठीक है, अनेकों नहीं, अनेक खुद अपने आप में बहुवचन है। तो अनेक भाषाएं विश्व में बोली जाती हैं और उन्हीं को 7 परिवारों में, और ये हम लोग कला का विषय है हिंदी, तो इसमें मतांतर फिक्स नहीं है। जैसे कि राशि कोई 8 बताता है, कोई 9 बताता है, कोई 10 बताता है, अलग अलग लोगों के अनुसार अलग अलग मत होता है। तो 8 भी कोई बोलता है, लेकिन ज़्यादातर 7 परिवार भाषाओं के बताए गए हैं। जैसे कि स्लाविक ग्रुप का लैंग्वेज है, रूसी लैंग्वेज जो है वो क्या है, रूसी भाषा जो है स्लाव ग्रुप की, या पोलैंड की भाषा जो पोलिश है वो भी स्लाव लैंग्वेज, जो हमको जब सुनेंगे तो लगेगा कि बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा है। रशियन लैंग्वेज जो होता है, रूसी भाषा जो होती है, उसी तरह क्या है चीन और उसके आस, चीन, मंगोलिया, जापान, कोरिया, तो उसको बोलते हैं साइनो टिबेटन, चीनी तिब्बती परिवार, उसका अलग परिवार है, उसका व्याकरण अलग है, पूर्णतः अयोगात्मक भाषाएं हैं। ये भी सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन भाषा अयोगात्मक है, चीनी, हिंदी, संस्कृत, ऐसे करके दिया रहेगा। तो इसमें क्या है, नीचे आंसर रहेगा कि कौन कौन मिलाइए, तो इसमें हिंदी अयोगात्मक है और चीनी, लेकिन हिंदी थोड़ी कम अयोगात्मक है, उसके सर्वनाम में योगात्मकता पाया जाता है, लेकिन संज्ञा में क्या पाया जाता है, अयोगात्मक। लेकिन चीनी पूरी तरह 100% कोई जो एगुलेटिव लैंग्वेज अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में अयोगात्मक, तो चीनी है। तो भाषा का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, इसलिए मैं भाषा परिवार के बारे में एक जानकारी दे रहा हूं, लेकिन आपको पढ़ना यही है। एक संदर्भ के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये भाषा परिवार है। फिर ये जो अरबी वगैरह लोग बोलते हैं, इसको हेमाइट सेमाइट परिवार बोलते हैं। हित्ती, हामी सामी, हामी सामी परिवार। कुछ लोग हा का ज़्यादा उपयोग करते हैं, वो हामी परिवार के हो गए। कुछ सा यानी अरबी, हिब्रू, यानी जो ईसाई धर्म है, मुसलमान लोग हैं, यहूदी, इनके धार्मिक ग्रंथ जिन भाषाओं में लिखे गए हैं, सारी की सारी भाषाएं लिटुलॉजिकल लैंग्वेज, धार्मिक भाषा जिसको बोलते हैं, हिब्रू, अरबी, ये क्या है, ये आपका ये हामी सामी परिवार की भाषाएं हैं। इसी तरह अब आप जाएंगे तो सबसे बड़ा लेकिन परिवार कौन है, ये छोटे छोटे परिवार हैं। सबसे बड़ा जिसमें सबसे ज़्यादा भाषाओं, 5000 से ऊपर भाषा होगा, छोटी छोटी बड़ी बड़ी मिला के, वो परिवार क्या है, वो भाषा का परिवार क्या है, प्राचीन भारत आर्य भाषा है। वो कौन है भाषा का परिवार, भारोपीय। ये जितने भी भाषा के परिवार हैं उसमें सबसे बड़ा परिवार क्या है, भारोपीय। यानी भारोपीय के नीचे लिख दिए सबसे बड़ा, सबसे बड़ा भाषा परिवार। ये देखिए इसी से एक क्वेश्चन बन गया कि सबसे बड़ा भाषा परिवार, ठीक है, भूभाग की दृष्टि से नहीं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं की संख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन है, भारोपीय परिवार। तो यूरोपीय यानी यूरोप में भी बोली जाती है। तो इससे एक और सवाल बन जाता है, ये सवाल बनता है कि जो यूरोप की भाषा है, जैसे अंग्रेजी, जर्मन, है ना, फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांसीसी भाषा, इटली की इटालियन भाषा, पुर्तगाली भाषा, स्पेनी भाषा यानी स्पेनिश भाषा, ये सारी भाषाएं ईरानी भाषा, भारत में बोलने वाली हिंदी संस्कृत से मिलती जुलती है, ये संस्कृत से मिलती जुलती है। यानी यूरोप की भाषा भारत में बोले जाने वाली जो भाषाएं हैं, गुजराती, हिंदी से मिलती जुलती है। कई शब्द हैं जो सब में क्या है, एक ही हैं। जैसे एक शब्द बहुत, ये नोट कर लीजिए कि ये शब्द
अग्नि। तो अग्नि शब्द आप देखेंगे कि वहां भी आपने पढ़ा होगा अंग्रेजी में इग्नियस, इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान। तो आप देखिए वहां पर भी इसको इग्नियस बोल रहे हैं, आग वाले आग्नेय चट्टान को। तो ये आग शब्द वहां पर भी है इग्नियस के रूप में। तो इससे निष्कर्ष निकाला गया कि इन भाषाओं की जो जननी है ये एक ही प्रोटोटाइप, यानी प्रोटो मतलब आरंभिक भाषा से निकली हुई है। संस्कृत भी वहीं से भाषा निकली है। तो ये संस्कृत, ईरानी और यूरोपीय भाषाओं की माँ कहीं एक कॉमन पूर्वज है, जहाँ से संस्कृत भी निकली है, वहीं से ईरानी निकली है, वहीं से यूरोपीय निकले। तो इन सारी भाषाओं की जो ऑरिजिन है इनको एक ही परिवार में रख दिया गया, भारोपीय परिवार में। तो इससे क्या सवाल आता है कि इस चीज को, इस साम्य को, कि सारी भाषाएं एक हैं, सबसे पहले लक्षित करने वाला व्यक्ति कौन है? सबसे पहले वाला लक्षित करने वाला वो जर्मन व्यक्ति कौन है? तो वो जर्मन व्यक्ति कौन है, आइए जानते हैं। तो ये जर्मन व्यक्ति कौन है? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर, मैक्स मूलर है, नोट कर लीजिए। तो ये सवाल आता है कि सबसे पहले व्यक्ति कौन? ये संस्कृत का बहुत बड़े विद्वान थे। और जर्मन सीखने के लिए आप दिल्ली में जाइएगा तो यहाँ पर क्या मैक्स मूलर भवन है, इन्हीं के नाम पे, जहाँ जर्मन भाषा सिखाई जाती है। तो ये कभी भारत नहीं आए। ये बहुत एक दिलचस्प पहलू है कि भारत आए बगैर इन्होंने वहीं रह के जर्मनी में संस्कृत का इतना विशाल अध्ययन किया कि इनको संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान माना जाता है। और संस्कृत का अध्ययन करते हुए इन्होंने पाया कि जो हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, और जो जर्मन भाषा है उसके बहुत सारे शब्द एक जैसे हैं। जैसे दुख्तर होता है ना, दुख्तर, ठीक है, दुख्तर कहाँ? ईरानी भाषा का शब्द है, ईरानी, ठीक है। डॉटर है ना, और दुहिता, संस्कृत में क्या? दुहिता। इंग्लिश में सबका मीनिंग बेटी है, और सब देखिए उच्चारण में दुहिता से ही दुख्तर बना है, या दौतर और दुहिता। और बेटी को बोला जाता था क्या? दुहिता, क्योंकि वो जो पशु पाले जाते थे, गौवें पाली जाती थी, उसको दूहने का काम पहले पुरुष नहीं, कौन करता था? स्त्री करती थी। इसीलिए उसको क्या? दुहिता बोला जाता था, उसी से डॉटर बन गया। तो इन सारे संदर्भों को देखते हुए उन लोगों ने क्या निष्कर्ष निकाला? ठीक है, बहुत अच्छा, सही बताया आपने, है ना, कि भारोपीय परिवार इसको बोलते हैं। ठीक है, ये कौन है? अंकिता है, धन्यवाद आपका कि ये बताने के लिए। भारोपीय परिवार आप सबको मालूम चल चुका होगा। तो हम ये बताना चाहते हैं क्यों भारोपीय परिवार को एक साथ। तो कई शब्द, और खासकर एक और जान लीजिए, बहुत आकर गुण सवाल आते हैं, इसलिए गहराई से मैं बता रहा हूँ आपको। जेआरएफ जो करना चाहते हैं उनके लिए खासकर, कि किसी भाषा को एक ही परिवार को मानने के लिए कई शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन मूलभूत शब्द एक होने चाहिए। तो मूलभूत शब्द किसको माना जाता है? जो एकदम प्रिमिटिव है, जो जिसका इस्तेमाल सब लोग करते हैं। तो जो दैनिक उपयोग के शब्द हैं, जो परिवार से, जैसे अब कोई भी संस्कृति हो, सभ्यता हो, उसमें माँ बाप के लिए जरूर शब्द होगा, बेटे बेटी के लिए, यानी सबसे मूल शब्द वो होता है परिवार से संबंधित, माता पिता वाला शब्द। उसके बाद क्या? आग, जो दैनिक जीवन में यूज हो। तो इन शब्दों का भंडार अगर दो भाषा में एक ही हो, एक ही समान हो, तो उसको मानेंगे कि एक ही परिवार की भाषा है। तो देखा गया माँ बाप के लिए, जैसे पिता के लिए क्या? पीटर। तो ये देखिएगा पीटर शब्द रूसी भाषा है, ये आपको लैटिन भाषा जिसको बोलते हैं वो भी भारोपीय। लैटिन भाषा भी क्या है? लातिनी, लातिनी भाषा या लैटिन भाषा भी क्या है? भारोपीय परिवार के। तो आपको नहीं लग रहा कि पिता और पीटर का, पीटर कहीं पीतर भी बोलते हैं, कहीं कहीं स्पेनिश वगैरह में पीतर भी बोलते हैं। और संस्कृत में भी पितृ शब्द है, इसका मूल धातु जो है पिता का पितृ है। तो आप देख रहे हैं कि जो मूलभूत शब्द हैं वो एक समान है। तो इसी को देखकर मैक्स मूलर ने ये निष्कर्ष निकाला
कि ये जुड़ी हुई भाषाएं हैं, एक ही परिवार की संस्कृत। तो कहाँ इंग्लैंड और कहाँ भारत, लेकिन भाषा। और इसी के आधार पर लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि जो आर्यों की ये भाषा है और ये आर्य बाहर से आए। तो आज भी माना जाता है कि आर्य बाहर से, हालांकि इस थ्योरी को बहुत सारे इतिहासकार, थपलियाल हैं, ठीक है, पीएन ओक हैं, इसको चैलेंज करते हैं, वो नहीं मानते, वो आर्यों को भारत का ही मूल निवासी मानते हैं। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि आर्य बाहर से आए। तो उसमें एक थ्योरी थी कि आर्यों ने आक्रमण किया, तो वो थ्योरी लेकिन अब गलत साबित हो चुकी है। अब माना जाता है कि आक्रमण करके नहीं आए, यूं ही आए, मतलब उसको बोलते हैं माइग्रेशन थ्योरी, यानी अप्रवासन। और पहले क्या था, आक्रमण थ्योरी था, अंग्रेजों ने गढ़ी थी हम लोगों को बदनाम करने के लिए। तो ये सब देखिए भाषा से कितना कुछ जुड़ा हुआ है ना। कि अब क्या सबसे ज़्यादा मान्यता है माइग्रेशन थ्योरी, क्योंकि माइग्रेट करके लोग आ रहे हैं, तभी तो इनकी भाषाएं सामान्य है। इसीलिए बाल गंगाधर तिलक वो तो बहुत पीछे ले गए, आर्कटिक, यहाँ जहाँ आर्कटिक सागर है, तो उन्होंने एक किताब लिखी आर्कटिक होम ऑफ वेदाज, कि वेद जो है कहाँ लिखे गए, आर्कटिक, यानी कि आप समझ सकते हैं, आप लोग भूगोल पढ़े हैं तो आर्कटिक के पास से आए। तो इतना दूर तक अगर उनकी बात सही तिलक की मानी जाए तो वो उतने दूर तक आर्य भाषाओं का, भारोपीय भाषाओं का प्रचार प्रसार है। तो बहुत विशाल भूभाग और बहुत बड़ी जनसंख्या और बहुत सारी भाषाओं को समाहित किए हुए कौन, भारोपीय परिवार। तो ये भारोपीय परिवार का एक आपको परिचय हो गया होगा कि ये भारोपीय, और भारोपीय परिवार की एक शाखा है। जैसे कोई खानदान होता है तो उसका एक शाखा होता है, ठीक है। जैसे इतिहास में आप पढ़ेंगे तो राष्ट्रकूट है, तो उन्हीं की शाखा में ये बहुत सारे चोल वगैरह निकल गए, ऐसा है ना इतिहास में भी। तो एक ही खानदान की कई शाखाएं निकल जाती हैं, है ना। एक शाखा से बोलते कि हम उस शाखा से निकले हैं, है ना। तो ये इसकी कई शाखाएं निकली, ठीक है, इसकी क्या है, कई शाखाएं निकली। तो एक शाखा क्या है उसी में से, यानी भारोपीय परिवार में से, भारोपीय, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, उम्मीद करते हैं, क्योंकि मैंने इस जानबूझ के काला का उपयोग किया ताकि दिखे, ऐसी शिकायत नहीं आए कि नहीं दिखे। ना दिखे तो आप कमेंट करके बताएं, तो मैं बोर्ड बदल दूंगा, स्याही या अक्षर और बड़ा कर दूंगा, भारोपीय परिवार। अब भारोपीय परिवार में भी तरह तरह की है, जैसे रोमांस लैंग्वेज, ठीक है, रोमांस, है ना। उसी तरह क्या है, जर्मनिक, ये आएगा, है ना। ये सवाल आएगा कि इसमें कौन सी भाषा, कैसे सवाल आएगा कि कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की नहीं है, तो जानकारी रहेगा तब बता पाएंगे ना। तो ये रोमांस लैंग्वेज, रोमांस भाषाएं, है ना। अब ये मत समझ लीजिएगा कि रोमांस भाषा मतलब इस भाषा में रोमांस किया जाता है। इसका रोमांस इसलिए नाम है क्योंकि रोम जो है, रोम वो क्या है, इटली की राजधानी है। पुराने जमाने में जो लैटिन क्षेत्र थे उसको क्या बोलते थे, लैटिन क्षेत्र। इसीलिए देखिएगा दक्षिण अमेरिका को लैटिन अमेरिका बोलते हैं। क्यों, उसमें लैटिन यानी पुर्तगीज, स्पेनिश, फ्रेंच लोगों का कब्जा था, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया, लैटिन लोगों का कब्जा है। इसलिए साउथ अमेरिका को लैटिन अमेरिका बोलते हैं आज के डेट में, क्योंकि उस पर कब्जा किनकी कॉलोनी थी, लैटिन। तो लैटिन बोलने से एक किस प्रजाति, किस जाति के लोग का बोध होता है, जो कहाँ रहते हैं, फ्रांस में। तो इसको रोम, उसकी राजधानी रोम थी, तो रोम से बना रोमांस, यानी रोम के इर्द गिर्द रोम साम्राज्य जो एम्पायर था उसके मुख्य क्षेत्र में रहने वाले जो लोग लैंग्वेज बोलते हैं वो क्या है, रोमांस है। वो लैंग्वेज कौन है, फ्रांसीसी है। रोमांस का एग्जाम्पल क्या है, फ्रांसीसी हो गया, ठीक है, इतालवी, है ना, पुर्तगाली। पुर्तगाली के कई सारे शब्द हमारे भाषा में है, आपने पढ़ा होगा, जैसे मेज, है ना। तो इन भाषाओं को देखिए, मेज हमारे भाषा में आ गया वापस चल के। तो ये भाषा जब हम लोग पढ़ेंगे और व्याकरण वाले इकाई में पढ़ेंगे। फिलहाल ये जान लें कि ये रोमांस की है। जर्मनी ग्रुप की कौन कौन भाषा है, जर्मन है ना, और क्या है, जर्मन के अलावा क्या है, अंग्रेजी, जो हम लोग इतना बोलते हैं, है? अंग्रेजी है, ये जर्मन से निकली है, यानी जर्मन इससे बड़ी भाषा है, जर्मन से निकली है अंग्रेजी। ये कभी कभी सवाल आता है, क्योंकि अंग्रेजी से हम लोग संबंधित हैं
और रामचंद्र शुक्ल ने ही पहले पहल कैसे लिखना शुरू किया, अंग्रेजी का ही रिडिल ऑफ यूनिवर्स जैसी किताबों का अनुवाद करते हुए कैरियर शुरू किया था। तो अंग्रेजी से हमारा, अंग्रेजी से उपन्यास विधा भी हमारी हिंदी की अपनी नहीं है, कहाँ से आई है, अंग्रेजी से। शॉर्ट स्टोरी ये सब अंग्रेजी से, इसलिए अंग्रेजी का भी ज्ञान होना चाहिए। और देखिएगा कि हम लोग को काव्य शास्त्र में भी अंग्रेजी या पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ना पड़ता है, इसलिए हिंदी का विद्यार्थी होने के बावजूद आपको अंग्रेजी का भी ज्ञान होना चाहिए। तो अंग्रेजी कहाँ से निकली, जर्मनी ग्रुप की लैंग्वेज है। तो ये सारी बातें तो कर ली हम लोगों ने, अपनी ही बात नहीं की। तो ये भारोपीय परिवार में वो कौन सा हिस्सा है, ठीक है, जिससे हमारी जो भाषाएं निकली है, ठीक है, जिससे भारत की जो भाषा है जिसके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं वो भाषा कहाँ से निकली, ये महत्वपूर्ण है। बाकी इधर उधर का तो मैंने बहुत बता दिया, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है वो क्या है, आज जो हम लोग पढ़, वो भी भारतीय परिवार की एक सदस्य है, इसी परिवार की सदस्य है, जिसके बारे में उसको क्या बोलते हैं, इंडो आर्यन, ठीक है, इंडो भारतीय, ठीक है, आर्य, इसी परिवार के सदस्य आर्य भारतीय आर्य भाषाएं, इसी के बारे में आज हम लोग इसको अंग्रेजी में बोले तो इंडो आर्यन इंडो आर्यन लैंग्वेजेज, ठीक है, भारतीय आर्य भाषाएं। तो किसी भी भाषा में दो तरीके से बदलाव होता है, समय के कालांतर में, समय के लॉन्ग टाइम जैसे जैसे बीतता है भाषा बदल जाती है, या उसी समय में आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, आप गुजरात से बंगाल जाएंगे तो भाषा बदल जाएगी, आप मगध से प्राचीन काल की बात करें पंचाल जाएंगे तो भाषा बदल जाएगी, या भ्रंश काल की बात करें तो आपकी भाषा क्या होगी, बदल जाएगी। अगर आप ब्रज प्रदेश सूरसेन प्रदेश से पैसाची प्रदेश में चले जाते हैं या आप मगध में चले जाते हैं तो भाषा बदल जाएगी, है ना। सबसे बेकार मगध की भाषा मानी जाती थी, मगध को बड़ा घृणा की निगाह से जो पंजाब के लोग पांचाल उस टाइम में कहा जाता था, वहीं की रहने वाली कौन थी, द्रौपदी, पंचाली इसलिए उसको कहा जाता है पंचाल की। तो ये भाषा दिक और काल किसके अनुसार बदलती है, दिक, दिक मतलब स्थान, ठीक है, दिक मतलब स्थान, और काल, दिक काल, काल मतलब समय, है ना। दिक और काल के अनुसार भाषा बदल जाती है, इसलिए आपको भाषाओं का इतिहास मालूम होना चाहिए और भूगोल मालूम होना चाहिए। स्थान वाले को ही क्या बोल सकते हैं, भाषाओं का भूगोल, ठीक है, और समय को क्या बोल सकते हैं, भाषाओं का इतिहास। तो समय के लेखा जोखा को क्या बोलते हैं, इतिहास, और स्थान के लिए कहाँ पर क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं भाषा का भूगोल। तो भाषा के भूगोल और इतिहास दोनों का परिचय होना चाहिए। आज हम लोग ज़्यादातर क्या विवेचना करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, बताइए आज क्या डिस्कस करना है हम लोग को। तो आज डिस्कस करना है हम लोगों को, ठीक है, भाषाओं का इतिहास, भाषाओं का इतिहास। तो फिर से वापस चलते हैं इतिहास में, ठीक है, फिर से वापस इतिहास में चलते हैं, है ना। तो आइए फिर से देखते हैं कि ये भाषाओं का इतिहास क्या है। तो ये 3 चरणों में भाषा का विकास हुआ, ठीक है, 3 चरणों में भाषा का विकास हुआ। तो पहले चरण को क्या बोलते हैं, प्राचीन आर्य भाषाएं, जो प्राचीन काल की, उसका समय क्या है 1500 ईस्वी पूर्व से 500, कुछ लोग 3000 वर्ष पहले भी मानते हैं, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन हम लोग जो ज़्यादातर लोग मानते हैं, जिसको बहुमत की सरकार है, तो जो बहुमत जिस चीज़ को माने उसी को हम लोग भी लेके चलते हैं। तो इसमें ज़्यादातर लोग इसको क्या मानते हैं, 1500 ईस्वी पूर्व से 500। तो कोई बोलेगा कि सर ये तो वैदिक काल है, ये क्या है, यही काल हूबहू क्या है, वैदिक काल है ना। तो सचमुच में भाषा और जो संस्कृति है उसका विकास साथ साथ होता है। तो जब वेद लिखे गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं, ठीक है, हम बताए ना 4 की महिमा है।
तो वेद भी क्या है, 4 हैं। ठीक है, तो चारों वेद जो लिखे गए जिस भाषा में, वही भाषा क्या है, प्राचीन आर्य भाषा। चारों वेद उस समय में जिस भाषा में लिखे गए, ठीक है, उस भाषा में, उस भाषा को क्या बोलते हैं, प्राचीन आर्य भाषा है। तो वो भाषा कौन थी, निश्चित रूप से वो भाषा कौन थी, ठीक है, वो भाषा संस्कृत थी, वो भाषा संस्कृत थी। ठीक है, वो भाषा संस्कृत थी। जिसमें वेद लिखे गए हैं वो भाषा कौन सी है, संस्कृत। तो इसलिए जो आप अभी देख रहे थे, ठीक है, ये इसका समय आप नोट कर लीजिए, हम लोग ये देख रहे थे ना, ठीक है, कि 1500 ईस्वी पूर्व से इसी संस्कृत भाषा का विकास होता रहा है। ठीक है, जो मूलतः, ठीक है, इस दौरान संस्कृत भाषा का बोलबाला रहा और उसी का विकास होता रहा। इसलिए सबसे प्राचीन आर्य भाषा कौन है, निश्चित रूप से संस्कृत है, इसमें कोई दो मत नहीं है, सबसे प्राचीन। और उसी का समकालीन थोड़ा बहुत अगर मानेंगे तो वो ईरान में एक भाषा थी, ठीक है, ईरान की भाषा थी। तो ये याद रखिए, मुख्य विशेषता क्या है, विकसित विभक्ति प्रणाली एवं धातु रूप, भाषा का प्रयोग धार्मिक, दार्शनिक और साहित्यिक ग्रंथों में, ये आप नोट कर लीजिएगा। तो वो उस टाइम की जो भाषा थी, ठीक है, उस टाइम की भाषा क्या थी, संस्कृत। और इसका विकास हुआ, इसका विकास 2 रूपों में हुआ, एक छंदस, ठीक है, या वैदिक संस्कृत, छंदस या वैदिक, और दूसरा क्या है, लौकिक। दूसरा क्या है, लौकिक, है ना। लौकिक, है ना। संस्कृत का ही 2 रूप हुआ, एक छंदस बाद में, ये बाद में हुआ, ठीक है, ये उत्तर काल में हुआ, यानी बाद में हुआ, और ये पूर्व वैदिक काल में ये हुआ, पूर्व काल में। पहले छंदस थी, ठीक है, पहले छंदस थी और उसके बाद ये लौकिक छंद। तो ये बात किसके बाद, किसके बाद वो जो है ना, किसके बाद वो छंदस हो गई, ये सवाल आता है कि ये छंदस भाषा को लौकिक भाषा में बदलने वाले जो प्रमुख व्यक्ति थे वो कौन थे, किनके चलते वो लौकिक भाषा का, तो इसको क्या बोलते हैं, जो छंद में लिखी जाती थी, छंद का जो अनुशासन था, गाने में थोड़ा शब्दों का कोई क्रम नहीं था। जब कविता लिखी जाती है तो देखिएगा कि उसमें व्याकरण का कम, व्याकरण का हमारे हिंदी भाषा का क्या है, या सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, है ना। और हिंदी में मैं पुस्तक पढ़ता हूं, तो पहले सब्जेक्ट है, यानी पहले क्या है, कर्ता, ठीक है, पुस्तक क्या हो गया, कर्म, ठीक है, और उसके बाद क्या है, क्रिया है ना, ये है। तो इस क्रम का ध्यान संस्कृत वगैरह में नहीं रखा जाता था। राम पुस्तकम पढ़ती भी सही है, और पुस्तकम पढ़ती, आप उसके छंद और श्लोक वगैरह पढ़ें तो उसमें ऐसा क्रिया वगैरह का नहीं, जैसे सर्ववान लभते ज्ञानम, तो ज्ञान बाद में चला गया, अगर है ना, कल ही बता रहा था मैं, सर्ववान लभते ज्ञानम, तो लभते क्रिया है, ठीक है, लभते क्या है, क्रिया है, तो उसको तो बाद में होना चाहिए था, जो व्याकरण का नियम है, होना चाहिए था श्रद्धावान ज्ञान लभते, अगर सही व्याकरण, लेकिन उल्टा। तो इसी तरह का कि व्याकरण का इतना उसमें बोलबाला नहीं था, और छंद में, छंद के लिए प्रयोग होती थी, इसके लिए प्रयोग होती थी, छंद के लिए। वेद छंदों में लिखे गए, वेद में तरह तरह के छंद का प्रयोग करके उसको लिखे, तो उसी इसीलिए भाषा का ही नाम पड़ गया छंदस, या छांदस भी कितना लोग इसको बोल देते हैं। तो ये छंदस भाषा का, यानी जो वेद जिस भाषा में, जिसमें किसकी प्रधानता है, छंदों की प्रधानता है, अब व्याकरण की प्रधानता नहीं है, इसमें किसकी प्रधानता है, छंदों की प्रधानता है, लेकिन व्याकरण की प्रधानता नहीं है। तो छंदस के बारे में एक नोट लिख सकते हैं कि छंदस, ठीक है, इसकी प्रधानता है, छंद की, छंद की, व्याकरण की नहीं,
व्याकरण की नहीं। तो इसमें आया था सवाल, ये तो एकदम हाल में सवाल आया था, 22 में ये सवाल आया था क्या कि क्या छंदस भाषा में किसी चीज का बंधन नहीं होता है। ठीक है, एक था कि नहीं बंधन होता है लेकिन व्याकरण का बंधन नहीं होता है। तो लोग समझते हैं कि छंदस में कोई अनुशासन ही नहीं है, कोई नहीं, बंधन है छंदों का अपना। और ज्यादातर इसमें मात्रिक छंद नहीं है, आक्षरिक वर्णिक छंद है। संस्कृत भाषा में अक्षर वाले छंद ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे वैसे छंद का एग्जाम्पल क्या है, अनुष्टुप छंद। वैसे छंद का एग्जाम्पल क्या है, अनुष्टुप छंद, अनुष्टुप छंद। ठीक है, गायत्री छंद इसके प्रमुख उदाहरण है, गायत्री छंद और अनुष्टुप छंद। वेद में ज्यादातर ऋचाएं किस छंद में लिखी हुई हैं, गायत्री छंद में। और बहुत लोग समझते हैं जो गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये किसी गायत्री देवी के प्रशंसा में लिखा हुआ है इसलिए गायत्री छंद बोलते हैं। नहीं, ये सविता यानी सूरज का एक प्रवाची है सविता, उनके प्रशंसा में है। इसको गायत्री छंद इसलिए बोलते हैं, ये गायत्री मंत्र, क्योंकि ये गायत्री छंद में लिखा हुआ है। तो ज्यादातर किसने लिखा है, विश्वामित्र ऋषि इसके मंत्रकर्ता माने जाते हैं। तो ये सब ज्ञान आपको वेदों का थोड़ा बहुत, क्योंकि प्राचीन आर्य भाषाएं यही हैं। और इसको जो व्याकरण में किसने बांध दिया, पाणिनि ने। पाणिनि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पाणिनि ने जब इसको किस में बांध दिया, व्याकरण में, है ना। पाणिनि ने कौन सा व्याकरण, उनके किताब का नाम पूछा जाता है, याद कर लें, अष्टाध्यायी। उसमें 8 अध्याय था, इसलिए क्या नाम पड़ गया, अष्टाध्यायी। 8 अध्याय था, 8 भी बड़ा फेमस है। तुलसीदास के रामचरितमानस या वाल्मीकि के रामायण में कितने कांड हैं, 8 कांड है ना, 8 कांड है। तो उसी तरह इससे याद रखिए कि इसमें कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं, इसलिए इसका नाम अष्टाध्यायी है। तो अष्टाध्यायी में संस्कृत भाषा के व्याकरण का नियम कि नहीं भाई ऐसा ही लिखना होगा। उसके पहले थोड़ा फ्रीडम था बोलने में, मंत्रों के उच्चारण में, तो वो भाषा छंदस थी। लेकिन छंदस भाषा में जब व्याकरणों के कठोर नियमों से बांध दिया गया तो वही भाषा विकसित होकर क्या बन गई, लौकिक संस्कृत बन गई। कौन संस्कृत बन गई, लौकिक। इसलिए वेदों के बाद जो ग्रंथ लिखे गए, जैसे रामायण, महाभारत, या कालिदास का भी ज्ञान शकुंतलम, या भवभूति का उत्तर रामचरित्र, है ना, माघ वगैरह जो कवि जिस भाषा में लिखते थे, संस्कृत के उत्तरवर्ती जो कवि हैं, या वार्ण भट्ट का, है ना, जो जिस भाषा में कादम्बरी लिख रहे हैं, हर्षचरितम लिख रहे हैं, है ना, तो वो किस भाषा में लिख रहे हैं, लौकिक संस्कृत। आज जो संस्कृत हम लोग बोलते हैं, पढ़ते हैं, हमारे कोर्स में चलता है, वो कौन सा है, वो लौकिक संस्कृत है। लौकिक संस्कृत किसके व्याकरण का नियम हो, इसलिए जब पूछा जाए कि भाई किसने इसको व्याकरण के नियमों में बांधा संस्कृत को, तो कहा जाएगा कि पाणिनि ने। और बाकी लोग तो बाद में आके पतंजलि वगैरह, कात्यायन, है ना, इसको और विकसित किए इस व्याकरण को। और ये लोग व्याख्याकार हैं। मूल रूप से व्याकरण किसने लिखा, पाणिनि ने लिखा। किसने लिखा, पाणिनि ने लिखा। अब तो आपको याद हो जाएगा, है ना। अच्छे राम जीवन जी लिख रहे हैं कि सर मेरा थोड़े से, ये थोड़ा सा है ना, थोड़े से क्यों रह जाता है बताइए, हम लोग थोड़ी सी कसर रख देते हैं, डीप में जाने से डरते हैं कि नहीं ज़्यादा गहरा पढ़ेंगे, इतना टाइम नहीं है। तो उसको भी टाइम नहीं है आपको पास कराने का, जो एग्जामिनर है। आप, देयर इज नो गेन विदाउट पेन, बिना कष्ट सहे तपस्या किए वरदान हासिल नहीं होता है। तो जेआरएफ का वरदान है, ये यूजीसी की देवी है, आपसे कब खुश होंगी, जब आप तपस्या करेंगे, थोड़ा डीप में जाएंगे। लेकिन इतनी सारी चीज़ों को पढ़ना नहीं, हम जब पढ़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं, है ना। हम भी मनुष्य हैं और आप भी मनुष्य हैं, बराबर हैं। मैं नहीं मानता कि जो छात्र विद्यार्थी होता है गुरु से कम होता है, उसको भी हम उम्र में ज़्यादा हैं इसलिए आपसे ज़्यादा जान रहे हैं, नहीं तो मस्तिष्क, दिमाग, आईक्यू ईश्वर ने आपको भी उतना ही दिया है। और तो जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इसी से एग्जाम्पल दें, ये जो संस्कृत है प्राचीन आर्य भारतीय आर्य भाषा है, उसी में उपनिषद भी लिखा गया। वेदों का ही कमेंट्री, टीका क्या है, वेदों का 3, ये आपको आएगा, आता है,
हिंदी जब डीप में चला जाता है तो ऐसा भी सवाल पूछ लेता है कि भाई वेदों के अलावा संस्कृत में उसके जो टीकाएं लिखी गई तो उसको क्या बोलते हैं, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, उसकी 3 टीकाएं हैं। तो उपनिषद वगैरह में आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्मा हूँ। लेकिन ये अधूरा कथन है, लोग याद तो कि मैं ब्रह्मा हूँ याद रख लेते हैं, लेकिन इसका दूसरा लाइन क्या है, तत्तमसि, तुम भी वही हो, तुम भी ब्रह्म हो। तो अगर मैं ब्रह्म हूँ, मेरे अंदर ब्रह्म है और उसकी सहायता से हम इतना सारा चीज याद रखे हुए हैं, मेरी स्मृति में है, तो आपकी भी स्मृति में आ सकते हैं, आप याद रखना है। तत्तमसि, आप भी ब्रह्म हैं। और ब्रह्म बोले कि मैं जीआरएफ नहीं निकाल सकता हूँ, आप तो ब्रह्म के साक्षात रूप है। जो भारत का वेदांत दर्शन जो है ना, 6 दर्शन में एक दर्शन क्या है, ये लोग तीसरी इकाई, जब हम लोग चौथी इकाई पढ़ेंगे वैचारिक पृष्ठभूमि, तो उसमें भारतीय दर्शन भी पढ़ना है, ये कोई कोर्स से बाहर की चीज नहीं है। तो वहाँ आप पढ़ेंगे क्या कि तत्त्वमसि, आप भी ब्रह्म है। और ब्रह्म जीआरएफ नहीं पास करेगा तो उसको अपना ज्ञान नहीं है, बीच में माया है। तो ये माया आपको भ्रमित कर रही है, आपको अपनी ही शक्तियों को जानने से रोक रही है। इस माया को, भ्रम को आप हटाइए और कठिन तपस्या कीजिए, पढ़िए। और ये आनंदमय है, ज्ञान बहुत आनंदमय होता है, इसको लोकोत्तर आनंद कहा गया है ज्ञान को। तो इसलिए ज्ञान को रूखा और बोरिंग मत समझिए, अपने दृष्टिकोण को पश्चिमी मत बनाइए, भारतीय बनाइए। भारत में ज्ञान को आनंद स्वरूप बोला गया है, सत्यम शिवम सुंदरम बोला गया है। तो आप राम जीवन, आपका तो नाम बहुत सुंदर है, राम भी इतना ही, मतलब राम का अर्थ ही होता है रम्यते इति राम, कि जिसमें रम जाए मन वही राम है। ये कौन सा संस्कृत है बताइए, अभी जो संस्कृत मैंने कहा रम्यते इति रामा, वो वैदिक संस्कृत है या लौकिक संस्कृत है, तो यही लौकिक संस्कृत है। आज जो संस्कृत हम लोग बोलते हैं, जो पढ़ते हैं, वो लौकिक, याद रखिएगा। उसी में कालिदास लिखते हैं, उसी में भवभूति लिखते हैं, उसी में आपको कौन लिखते हैं, जो शूद्रक नामक कवि हैं उनमें। लेकिन शूद्रक के नाटकों में क्या है, जो अभिजात पात्र हैं, जो धनी मनी है, वो संस्कृत बोलते हैं, और जो गरीब पात्र हैं वो प्रकृत बोलते हैं। इससे पता चलता है कि संस्कृत जब बोली जा रही थी तो साथ साथ प्रकृत भी जनता बोलती थी। ऐसा नहीं कि संस्कृत से प्रकृत निकला है। तो कुछ लोग मानते हैं कि संस्कृत से प्रकृत निकला है, कुछ लोग मानते हैं कि प्रकृत से संस्कृत निकला है, और कुछ लोग क्या मानते हैं कि संस्कृत और प्रकृत एक ही समय में थी। गरीब लोग प्रकृत बोलते थे, जो सुसंस्कृत से पढ़े लिखे लोग थे, तत्कालीन समाज के अभिजात्य वर्ग के जो लोग थे, वो संस्कृत बोलते थे। तो आप एमए में हैं और जीआरएफ करना चाहते हैं, तो आपको सबका मतामत, जो प्रचलित एक मत है, वन लाइनर, उसको जानने से काम नहीं चलेगा। वन लाइनर से नेट निकल जाएगा, लेकिन जीआरएफ निकालना है तो वन लाइनर के आगे जाना पड़ेगा आपको, वेदों से आगे उसके टीका आरण्यक भी पढ़ना पड़ेगा, है। सिर्फ मूल टेक्स्ट नहीं, आपको कुंजिका नहीं, उसको विस्तार में पढ़ेंगे तो जीआरएफ जरूर निकल जाएगा। 80% से ज़्यादा मार्क्स नहीं आता, मैंने देखा सबका, मैंने सर्वे, तो 80% में तो टॉप कर सकते हैं आप, जीआरएफ तो छोड़िए। तो 80% में ज़्यादा मार्क्स नहीं मानता, ठीक है। तो लेकिन सब ये ज्ञान आपको होना चाहिए। कहीं कोई कठिनाई है तो आप बताइए। अब आप पूछेंगे कि गायत्री मंत्र तो सर बता दिया आपने कि इसमें वेद और ऋग वेद लिखा हुआ है? गायत्री मंत्र इसमें लिखा हुआ, अनुष्टुप छंद क्या, कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो अनुष्टुप छंद को थोड़ा नीचे रखा गया, कहा गया कि जो छंदों में ब्राह्मण कौन है, सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो छंदों में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ कौन है बताइए, ये गायत्री, ठीक है। और छंदों में शूद्र थोड़ा नीचे कौन है, तो वो है अनुष्टुप। लेकिन फिर भी अनुष्टुप में महान जो वाल्मीकि का रामायण है, किस छंद में लिखा गया, अगर सवाल है आपका। जब हम लोग प्राचीन भारतीय आर्य भाषा पढ़ रहे हैं तो उसको पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, उसको पूरी तरह जानेंगे, हैं। नीम हकीम खतरे जान, आप कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? आधा अधूरा ज्ञान ठीक नहीं होता है। आधा अधूरा आपको नाटक पढ़ना है, वो पढ़िएगा मोहन राकेश का, है ना, नाटक वाली इकाई में, तो आपको पता चलेगा कि वो अच्छा नहीं होता है। जिंदगी आधी अधूरी जो है बड़ी संत्रासदायक और बड़ी फ्रस्ट्रेशन वाली होती है। तो पूरा ज्ञान रखना चाहिए, सम्यक ज्ञान, है ना, त्रिरत्न है, सम्यक आजीविका, सम्यक दृष्टि। तो एक सम्यक दृष्टि रखिए, आधे अधूरे मत बनिए, है ना। केचुआ की तरह नहीं होना चाहिए। केचुआ क्या होता है? अर्थवर्म, एक तरफ आगे बढ़ता है तो दूसरी तरफ से उससे कूद जाता है।
मनुष्य हैं जो एक ही साथ चारों तरफ आगे बढ़ सकता है। प्रवीणनाथ ठाकुर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, टैगोर भी बोलते हैं उनको अंग्रेजी उच्चारण में। तो एक ही साथ सोचिए कि उन्होंने गीत लिखा, नोबेल प्राइज, और उनके नाम पे रविंद्र संगीत भी है, यानी गाना वगैरह में भी निपुण थे। और उन्होंने पेंटिंग भी बनाई जो कलकत्ता के शोभा बाजार मेट्रो में वो पेंटिंग दी हुई है। तो एक साथ देखिए कितना मल्टीफेरस, कितना बहुमुखी हो सकता है। तो क्या एक हम लोग इतने घटिया हैं कि JRF भी नहीं निकाल सकते? तो आपके हिंदी के पाठ्यक्रम में ही एक दुष्यंत कुमार लिखते हैं कि आसमान में भी सुराख हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो ये जो पत्थर है, कौन सा मेहनत का पत्थर आप उछालिए, JRF की तरफ से वहां जरूर टकराएगा वो। तो हम लोग प्राचीन भारतीय परिवार पढ़ रहे थे, तो अनुष्टुप छंद में क्या लिखा? वाल्मीकि का जो रामायण है ये किसमें है? अनुष्टुप छंद में ही लिखा हुआ है। तो ज्यादातर महाकाव्य किसमें है? अनुष्टुप छंद में लिखे हुए हैं। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण छंद है। तो ये छंदों की भरमार थी इस भाषा में, इसलिए इस भाषा को क्या बोला गया? छंदस। तो जो वेदों की भाषा है, जो प्राचीन संस्कृत है, उसको क्या बोलते हैं? छंदस बोलते हैं। और इसमें तमाम वेद हमारे लिखे हुए हैं। और वेदों को श्रुति और स्मृति भी कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखा जाता था, वो लिखित रूप नहीं था शुरू में इसमें उपलब्ध, है कि नहीं? तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, संस्कृत का। तो ये आपका प्राचीन, आज का सिलेबस क्या था, आज का लेक्चर का विषय क्या था? प्राचीन एवं मध्ययुगीन। प्राचीन एवं मध्ययुगीन आर्य भाषा, भाषाएं जो हैं। तो हम प्राचीन भाषा के बारे में जान चुके हैं कि ये 1500 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी पूर्व से लेके 500 ईस्वी तक इसका बोलबाला रहा। देखिए ये जो है ना, यहाँ पे ये ईस्वी पूर्व और ईस्वी में जरा कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई इस 1000 साल नहीं, ये कितना साल हो गया? ईस्वी पूर्व का मतलब माइनस लगा हुआ इसमें, ईस्वी पूर्व का मतलब माइनस लगा पहले वो। ठीक है, तो टोटल मिला के कितना हो गया? यानी इसका काल कितना चला? सबसे लंबा चला 2000 साल, है ना? 2000 साल तक चला, याद रखिए। प्राचीन आर्य भाषाओं का सबसे लंबा काल 2000 साल तक इसमें साहित्य रचा। इसीलिए वेद का जो लोग संस्कृत जो ऑप्शनल लिए हैं, या जो लोग वेदों का ऑप्शनल लिए हैं, तो पढ़ते हैं कि वेदों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये एक समय में नहीं लिखा गया, ये लंबी अवधि के दौरान लिखा गया। इसीलिए ऋग्वेद के जो पहला अध्याय और आखिरी 10वां अध्याय कहा जाता है कि बाद में लिखा गया है, और दूसरा से 8वां पहले लिखा गया, अनेक समय में। इसलिए बहुत विशाल समय तक प्राचीन आर्य भाषा परिवार का समय पला हुआ है। तो ये कंसेप्ट आप बना के रखिए, है ना? ये आपका जो है प्राचीन जो है भाषा परिवार बहुत लंबी अवधि तक है, दिमाग में बैठ जाना चाहिए बात। तो इसके बाद अगर हम लोग चलते हैं तो क्या आता है? इसके बाद कौन सा आता है काल? ये वैदिक संस्कृत का काल जो हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसके प्रमुख ग्रंथ के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं, जो 4 वेद हैं वो है। इसका विशेषता आता है बताने के लिए कि इसकी विशेषता क्या है। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या है कि ये उच्चारण प्रधान, यानी वेद। देखिएगा जब आप मंदिर वगैरह में जाएंगे, चाहे साउथ के मंदिर में जाएंगे, या आप आजकल तो यूट्यूब पर भी आप सुन सकते हैं, तो एक खास उच्चारण है, खास एक रिदम है कि जब वेद का उच्चारण किया जाता है तो एक खास है, ओम साना ऐसे करके उसको एक पूरे रिदम में। तो इस रिदम में करने के लिए ये क्यों किया जाता था? तो इसका कारण था कि ये एक श्रुत भाषा थी, तो कोई इसमें चेंज ना कर दे, है ना? कोई भी बदमाश व्यक्ति क्या सकता है, अपना मत उसमें जोड़ देगा। तो इस तरह से इसीलिए वेद में अंग्रेजों ने भी बहुत इधर उधर खुरफात करने की कोशिश की, अपनी बातें वेद में लेकिन वो घुसा नहीं पाए। उसका एक मात्रा का, व्याकरण का एक जटिल संरचना है, जटिल व्याकरणिक संरचना है।
ठीक है, जटिल व्याकरणिक संरचना है कि क के बाद ख आएगा, हर तीसरा वर्ण ये होगा, ये पूरा उसको निरुक्त बोलते हैं, उसका अपना नियम है शब्दों के संयोजन का। तो एक शब्द इधर उधर कीजिएगा तो पता चल जाएगा कि किसी ने छेड़छाड़ की है, और इस वजह से याद भी रहता है कुछ गलत, जैसे किसी ने नियम, जैसे आपका पैन कार्ड होता है तो कोई पैन कार्ड गलत बता दे तो आयकर विभाग का आदमी उसको पकड़ लेगा, क्योंकि आपका किसी का भी आप अपना पैन कार्ड चेक कीजिए तो उसका चौथा अक्षर क्या पी होता है, अभी आप चेक कर लीजिए, याद कीजिए। तो उसी तरह वेद के काल में भी ऐसा नियम बनाया था कि 7वां अक्षर यही होगा, तो कोई आदमी उसमें बदलाव करेगा तो वो क्या कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा। इसलिए उसके नियम क्या हो गए थे, जटिल व्याकरणिक सर, और एक्सेंट पे बहुत ध्यान था। इसलिए उच्चारण में देखते हैं किसी एक पे बलाघात जिसको बोलते हैं, स्वराघात जिसको बोलते हैं, एक्सेंटेड है कि तुम वशिष्ठ, तो उसमें ठ पे पूरा जोर रहेगा। या दशरथ का उच्चारण करेंगे तो दाशरथी, यानी राम, दशरथ का बेटा को दाशरथी बोलेंगे तो वहाँ पूरा जोर रहेगा थ पे। तो किस पर, क्या रावण बोलेंगे तो किस वर्ण पे जोर रहेगा, इस पर पढ़ा, इससे पता चल जाता था। इसलिए उच्चारण का पूरा एक विज्ञान था, क्योंकि ये मंत्र इस भाषा में लिखे गए। और आपने सुना होगा कि मंत्र, सही मंत्र ही पढ़ दिए लेकिन उसका उच्चारण गलत किया तो लाभ की जगह नुकसान हो जाएगा, ऐसा माना जाता था। इसलिए शुद्ध उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि मंत्र में ऐसा माना जाता कि मुर्दा आदमी को जिंदा कर देने की शक्ति है, लेकिन गलत मंत्र पढ़ दिए, उच्चारण गलत हो गया तो जिंदा आदमी मर जाएगा। तो इन कारणों से ये बहुत एक जटिल व्याकरण इसका लोगों ने बना लिया था। तो जब पाणिनि आए तो इससे परेशान हो गए। पाणिनि इन्हीं जटिल व्याकरणिक नियमों को सरल करने का प्रयास करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं ताकि और लोग भी। इसलिए देखिएगा कि तब वेदों तक सबकी पहुंच नहीं थी, वेद पाठी ब्राह्मण होते थे वही वेद का, तो जो एक वेद पढ़ता था वेदी, 2 वेद पढ़ता था द्विवेदी। आप अगर पता करेंगे तो तुलसीदास का भी जो ओरिजिनल टाइटल क्या है, तुलसी दुबे है ना, और गोस्वामी दुबे को ही द्विवेदी बोलते हैं संस्कृत तत्सम में, और तद्भव क्या है, दुबे है। तो 2 वेद, 3 वेद त्रिवेदी, 4 वेद चतुर्वेदी, चौथा वेद कितना लोग बोलते हैं कि चतुर्वेदी। तो इसलिए वेदों को पढ़ने के लिए खास अध्ययन, ये कोई मामूली ये नहीं था कि कोई भी पढ़ लेगा। तो लेकिन पाणिनि का योगदान क्या है, उन्होंने संस्कृत को आसान बनाया, व्याकरण लिख के, जटिल नहीं बनाया, इसी जटिलता को सरल किया। और लौकिक संस्कृत सरल, एक चूंकि नियमों से बंधी हुई है, आप जो तो बोलेंगे तो बहुत जटिल हो जाएगा जैसे तैसे, है ना। आराम से आदमी रोमांटिक स्वच्छंदतावादी होगा तो भाषा क्या हो जाएगी, जटिल हो जाएगी। और नियमों से बंधी हुई भाषा सरल होगी कि ऐसा ही आपको बोलना है, हम कुछ बोल रहे हैं वो कुछ बोल रहा है, तो अराजकता हो जाएगी। अराजकता किसी चीज़ को जटिल, तो उन्होंने अराजकता एक जो व्याकरण की फैली हुई थी जटिलता, उसको सरल किया किसने, तो पाणिनि का नाम जरूर याद होना चाहिए और उनके ग्रंथ का नाम भी। तो आप लोग प्राचीन जो भाषा है उसकी ये आता है लिखने के लिए कि क्या विशेषता है। तो इसी को जीआरएफ का हम सवाल बोलते हैं कि नेट का सवाल क्या हो गया कि भाई अष्टाध्यायी के लेखक कौन है ना। तो ये नेट टाइप का हो गया, इतना ये सवाल करने से नेट हो जाएगा। तो नेट के जो सवाल होते हैं वो तथ्य परक होते हैं, फैक्ट आधारित, फैक्चुअल टाइप के होते हैं। और इसके जो प्रश्न होते हैं, जो जीआरएफ टाइप के प्रश्न होते हैं, वो क्या होते हैं आपके बताइए। जीआरएफ के टर्म कंसेप्चुअल होते हैं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि उस टाइम की भाषा कैसी थी, इस टाइम की भाषा कैसी थी, किसने उसमें परिवर्तन लाया। तो व्याकरण के अनुशासन में बंधी हुई भाषा कौन है, ठीक है, आ जाएगा लौकिक संस्कृत, छंदस संस्कृत, हिंदी, पाली, 4 ऑप्शन दे देगा। क्या ऑप्शन मानेंगे, तो व्याकरण के नियमों से अनुशासित भाषा का नाम क्या है, लौकिक संस्कृत। आंसर क्या होगा, ये आ चुका है प्रश्न, लौकिक संस्कृत होगा। और टेबल के रूप में भी, मैं टेबल के रूप में भी आपको बताऊंगा, है ना, कि बहुत धन्यवाद श्रद्धा मैम आपका, इससे मेरा हौसला बढ़ता है और मैं आपको बताता हूं। और अस्सलाम वालेकुम साइमा मैम, और बहुत अच्छा लगा कि आपका कमेंट पढ़ के, और मेरा भी सौभाग्य है
कि आप जैसे विद्यार्थी मिले, विद्यार्थी ही गुरु को बनाता है ना, न कि गुरु से विद्यार्थी, विद्यार्थी से गुरु है। ये जान लीजिए, ये हीगल की डायलेक्टिक्स कि जो गुलाम है वो मास्टर है, मास्टर ही गुलाम है, ये डायलेक्टिक्स है। कभी दर्शन का जब चौथी इकाई आएगी तो मैं आपको पूरा बताऊंगा दर्शन शास्त्र के बारे में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, साइमा खातून जी आप सही बोल रही हैं कि ये वो दो वेद पढ़े हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि दूसरा वेद पढ़े हैं। दो इसमें मतांतर है, मतांतर। ये साहित्य में पहले ही मैंने बता दिया कि विज्ञान नहीं है कि दो और दो जोड़ के चार होता है। एक शायर है कतिल सिपाही ने लिखा कि दो और दो का जोड़ हमेशा चार कहाँ होता है। तो ये हिंदी है, ये साहित्य है, ये कला है। इसमें कुछ लोग मानते हैं कि द्विवेदी का अर्थ है जिसने दूसरा वेद, ठीक है, पहला वेद कौन है, ऋग्वेद है, तो जो जिसने दूसरा वेद पढ़ा है ना, चौथा वेद कौन है, चतुर्वेद। और कुछ लोग मानते हैं जो दो वेद पढ़ा हो। तो इसमें ज़्यादा समीचीन सिद्धांत कौन है मेरे हिसाब से, मेरी राय में, कि जो दूसरा वेद पढ़ा हो, है ना। तो क्योंकि नहीं तो चतुर्वेदी को बड़ा माना जाता द्विवेदी से, लेकिन सब बराबर ही माने जाते हैं। तो ये जो वेद बाटी ब्राह्मण थे, यज्ञ कराने वाले जो ब्राह्मण थे, उनको वाजपेयी कहा जाता था। तो बहुत सुपर, जैसे डॉक्टर में होता है ना कि आँख के डॉक्टर में भी क्या है भाई, रेटिना का बीमारी का खासकर इलाज करता है, तो उसको बोलते हैं सुपर स्पेशलिस्ट, यानी रेटिनोलॉजिस्ट। आई स्पेशलिस्ट में भी, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट में भी एक स्पेशल। तो उसी तरह वेद में भी जो स्पेशल कोई पढ़ता था तो उसका अलग से नाम, यानी कि यज्ञ करवाने में भी जो वाजपेयी अश्वमेध कराएगा तो उसका टाइटल वाजपेयी हो जाएगा। तो इतना मतलब बहुत सिस्टमेटिक किस्म से बंटवारा, वर्गीकरण में माहिर थे। आप पढ़ेंगे कि फोनेटिक में भी कितना वर्णन है, कवर्ग चवर्ग, फिर उसमें घोष अघोष। तो वर्गीकरण में हम लोग माहिर लोग हैं, जो अंग्रेजों ने सिखा दिया कि हम अज्ञानी हैं, ऐसा नहीं है। उस समय का आप संस्कृत और व्याकरण पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि काफ़ी कम से कम फोनेटिक्स जिसको कहा जाता है, स्वर विज्ञान हमारा फोनीम वगैरह बहुत डेवलप था। और ये फोनीम के चेंज, स्वरों के चेंज से ही नई नई भाषाओं का विकास हुआ है, जान लीजिए। स्वरों का यानी उच्चारण का जो चेंज हुआ है, उसी की वजह से नई नई, तो उच्चारण का बहुत, इसलिए उच्चारण पे इतना ज़्यादा वेदों पे जोर था। और उच्चारण से ही आदमी की पहचान हो जाती। आप कितनी भी अंग्रेजी अच्छी बोले तो एक अंग्रेज पहचान लेगा कि भारत से आया था। आपका एक्सेंट अलग होगा, है ना। आप कहीं स्लो स्लो बोल देंगे जबकि वेरी स्लो होता है। एक ही चीज़ को दो बार बोलने का कहाँ रिवाज है, भारतीय भाषाओं में, कि धीरे धीरे यानी बहुत धीरे, ये भारतीय भाषाओं की विशेषता है। तो ये वो पकड़ लेते हैं हमारी। तो ये जो प्राचीन जो भाषा थी उसकी विशेषता मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब इसमें हम लोग आगे चलते हैं। ये जो लौकिक संस्कृत में आ जाता है, लौकिक क्या, शास्त्रीय। इसको शास्त्रीय क्यों बोला गया, तो शास्त्र इसी में लिखे गए। तो शास्त्र का मतलब क्या होता है, शास्त्र किसको बोलते हैं, तो जो वांग्मय है, जो ज्ञान है ना, जो संस्कृत, वांग्मय मतलब जो भी लिटरेचर है, जो व्यापक लिटरेचर है संस्कृत का, उसको कई भागों में बांट दिए। और इसको क्या माने, ईश्वरीय, जैसे कुरान ईश्वरीय है कि वो उसको किसी ने लिखा है, ईश्वर की वाणी है, वो इल्हाम हुआ, बही हुआ, ऐसा कहा जाता है। यही बात वेदों के बारे में मानी जाती है। वेद भी क्या है, अपरुषे हैं, अपरुषेय है, यानी किसी पुरुष ने इसको नहीं लिखा, ये डायरेक्ट ईश्वरीय वाणी है। तो एक कैटेगरी वो हो गया जो डायरेक्ट ईश्वरीय वाणी है, इसको किसी ने, और उसकी टीका टिप्पणी लोगों ने गुरु के पास बैठ के, उपनिषद मतलब होता है पास में बैठना, तो गुरु के पास बैठ के उसका टीकाओं मतलब उसके कमेंट्री जिसको बोलते हैं ना, व्याख्या, तो इसीलिए उसको उपनिषद बोलते हैं। तो वो मनुष्यकृत है, ऋषियों ने किया, ठीक है, आर्ष परंपरा जिसको आप बोल सकते हैं। लेकिन तो ये एक टाइप हो गया। और एक टाइप क्या होता है, पुराण। ये जो 18 पुराण है, तो पुराण इतना पवित्र नहीं है वेदों जैसा, उसमें थोड़ा खिस्सा कहानी भी है। भविष्य पुराण हो, मार्कंडेय पुराण, जैसे दुर्गा जो है, दुर्गा जी हैं, तो उनकी कहानी कहाँ है, मार्कंडेय पुराण में, है ना।
इसी तरह विष्णु पुराण है जिसमें विष्णु की गाथा है, भागवत पुराण है जिसमें कृष्ण की चर्चा है, इसी तरह शिव पुराण है ना, मत्स्य पुराण है। तो ये 18 पुराण है जिसके रचयिता किसको माना जाता है? वेद व्यास को, वेद व्यास को। तो ये पुराण थोड़ा सा हल्का कहानी टाइप का ग्रंथ है, वेद टाइप का नहीं है कि बहुत वेद बहुत लॉफ्टी हाई फाई चीज की बात करता है। इसीलिए दयानंद सरस्वती क्या बोले? वेदों की ओर लौटो। वो पुराण वगैरह को इतने स्टैंडर्ड नहीं मानते थे, है ना। उसके बाद क्या है, एक जो है जो पुराण जितना मतलब थोड़ा सा हल्का फुल्का भी नहीं है, वेदों जितने गंभीर भी नहीं है, वो है महाकाव्य। वो क्या है? संस्कृत में लिखा हुआ। और सबसे बड़े 2 महाकाव्य से आप परिचित होंगे, रामायण और महाभारत, जो भारतीय संस्कृति का भंडार है। अगर आपको भारतीय संस्कृति को जानना है तो इन 2 ग्रंथों को पढ़ना होगा। और इसको पूरे विश्व ने सराहा। और महाभारत के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि जो महाभारत में नहीं है कहीं नहीं है, और जो कहीं नहीं है वो महाभारत में है। नाम ही है महाभारत, है ना। इसका पहले नाम जय संहिता था, फिर भारत पड़ा, फिर महाभारत पड़ा। और रामायण की बात ही क्या कि राम का चरित्र इतना सुंदर है कि मैथिली शरण गुप्त क्या लिखते हैं, राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। कि राम के बारे में लिखिएगा तो आपके अंदर कवित्व आ जाएगा, है ना। वो इसीलिए देखिएगा 1000 से ऊपर रामायण लिखे गए। हिंदी साहित्य का इतिहास दूसरी इकाई पढ़ते हुए आप जानेंगे। बौद्धों तक ने राम की कथा लिखी, उसका नाम क्या है? सवाल भी आता है, दशरथ जातक, ठीक है। इसी तरह जैनों ने भी राम की कथा लिखी, उसका नाम है पौमचर्य। तो कोई ऐसा समुदाय नहीं है जिसने राम की कहानी, तो रामायण कितना, और आज तक रामायण लिखा जाता रहा है। आज भी लेखक रामायण लिख के हिट हो जा रहे हैं, जैसे नरेंद्र जी हैं। और तुलसीदास के टाइम में रामायण लिखा गया। मतलब रामायण की जो प्रासंगिकता है कभी कम नहीं होती। अपने अपने हर युग अपने अनुसार राम की कथा लिखता ही है। तो ये 2 महाकाव्य बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये महाकाव्य टाइप का ये हो गया आपको एक लिटरेचर, ये जो प्राचीन इस भाषा में लिखा हुआ। इसीलिए ये इन ये जो जितनी चीजें हैं, इसके अलावा जो है शास्त्रीय शास्त्र, ठीक है। शास्त्र किसको बोलते हैं? जैसे राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, ये सब में शास्त्र लगाता है। लेकिन हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, उसमें हिंदी शास्त्र इसको कोई नहीं बोलता है। आपने गौर किया? इसको हिंदी शास्त्र नहीं बोलेंगे। कोई पेंटिंग करता है, चित्रकला करता है, तो उसको चित्रकला बोलते हैं, चित्र शास्त्र नहीं बोलते हैं। अंग्रेजी में भी इसलिए उसको समाज शास्त्र या सोशल साइंसेज बोलते हैं, इसको ह्यूमैनिटी बोलते हैं, मानविकी। ये कला से रिलेटेड है, कला से संबंधित है। तो शास्त्र क्या है? जिसमें नियम कानून हो। जैसे मनुस्मृति किस में आ जाएगा? उसमें कैसे रहा जाए, कौन ऊंचा है कौन नीचा है, कौन संपत्ति रख सकता है, औरतों को कैसा रहना चाहिए, प्रतिलोम विवाह नहीं हो सकता है, अनुलोम विवाह हो सकता है, नियम कानून ये सब बात करें, वो शास्त्र है। उसी ज्ञान को क्या बोलते हैं? शास्त्रीय ज्ञान बोलते हैं, क्लासिकल ज्ञान बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए जो शास्त्रीय या शास्त्रीय का एक दूसरा भी अर्थ है क्लासिकल, कि बड़ा क्लासिक मूवी है शोले। हम लोग बोलते हैं ना कि जिसका जो कालजयी हो जाए। क्लासिक का एक शब्द में वो है तो 15वीं शताब्दी का, लेकिन आज भी प्रासंगिक हो। इसको क्या बोलते हैं? कालातीत, कालजयी। तो ऐसी रचना जो कालजयी हो जाए उसके लिए भी क्लासिक शब्द का यूज करते हैं, या शास्त्र शब्द का यूज करते हैं, जहाँ नियम कानून कोई गंभीर विषय की विचेतना। तो ये लौकिक संस्कृत में आप देखिएगा, पाणिनि का व्याकरण किस में लिखा जा रहा है? लौकिक संस्कृत में लिखा जा रहा है ना। इसी तरह मनुस्मृति लौकिक संस्कृत में, याज्ञवल्क्य की स्मृति लौकिक, नारद स्मृति लौकिक। तो इसमें शास्त्र लिखे जा रहे हैं, इसलिए शास्त्रीय संस्कृत भी इसको कहा गया। इसका ख्याल है 500 ईस्वी पूर्व से लेके 500 ईस्वी तक। तो आप बोलेंगे कि सर ये तो ओवरलैप कर गया, क्या कि 500 ईस्वी तक तो वो भी लिखे थे। तो कोई भाषा एकदम से खत्म नहीं हो जाती है एब्रप्टली कि वो खत्म हो गई, तो वो भी धीरे धीरे चल रही थी। इसका भी शुरुआत लौकिक संस्कृत का आरंभ हो चुका था एक साथ। इसको क्या बोलते हैं? संक्रमण काल, ट्रांजिशन पीरियड। तो ये ट्रांजिशन का एक पीरियड था कि एक काल खत्म हो रहा है, दूसरा शुरू हो रहा है। जैसे अभी भारतीय समाज ठीक से आधुनिक भी नहीं है, अपनी पुरानी परंपरा को भी नहीं छोड़ पा रहा है ना। लिपस्टिक अंदर बुरका है,
जो हमारे पारंपरिक ड्रेस है बुर्का को नहीं छोड़ पा रहे हैं, लेकिन आधुनिकता का प्रतीक लिपस्टिक भी लगा रहे हैं, फिल्म भी आई थी। तो इसी को बोलते हैं संक्रमण, कि एक मूल्यबोध से दूसरे मूल्यबोध की तरफ जा रहे हैं। जैसे कुछ लोग होता है साड़ी पहन लेता है, उसके ऊपर कोट डाल लेता है। कई मैडम जो पढ़ाती हैं आप देखे होंगे, है ना, यूपीएससी वगैरह का कोचिंग में, या डीएम वगैरह को भी आपने देखा होगा। यानी संक्रमण काल एक संस्कृति से, तो वही दौर कब का था, ये वाला दौर 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक का दौर बड़ा उथल पुथल का दौर था। इतिहास पढ़ेंगे तो इसी समय में किसका जन्म हो रहा है, अल्टरनेटिव, वेदों को चैलेंज देने वाले, चुनौती देने वाले धर्मों का, यानी बौद्ध धर्म का, है ना, जैन धर्म का, आजीवक संप्रदाय का। क्यों, जिसको रामचंद्र शुक्ल इसीलिए उसको क्या बोल देते हैं, सांप्रदायिक साहित्य, क्योंकि अलग अलग संप्रदाय थे। क्यों, तो ये दौर बड़ा उथल पुथल है। इसी दौरान लौकिक संस्कृत का भी जन्म होता है, और लौकिक संस्कृत के समानांतर पाली प्रकृत भाषाओं का भी, क्योंकि आप देखेंगे तो हमारा जो अपना भारतीय जो वांग्मय है लौकिक संस्कृत में है। अब बौद्धों का ये सवाल आ चुका है, ये सवाल आ चुका है क्या, कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में, बौद्ध साहित्य किस भाषा में आया हुआ सवाल है। ठीक है, इसको हम फिर से भी करवा देंगे कि कौन कौन से आए हुए, 20 से लेके 24 तक का सवाल हम शनिवार को आपको करवाएंगे। सारे जितने भी आए हुए हैं, जो भी पाठ्यक्रम होता जाएगा उसका हम लोग रिवीजन करते रहेंगे, आप डरिए नहीं, वो सारा मटेरियल तैयार हो चुका है ऑलरेडी। तो ये बौद्ध की भाषा क्या है, पाली, मुख्यतः पाली है। ऐसा नहीं है, बौद्ध के जो बाद के ग्रंथ थे वो भी संस्कृत में लिखे गए, किसमें, लौकिक, लौकिक संस्कृत में भी लिखा गया। जैसे ये भी आया था कि बुद्ध चरितम के लेखक कौन है, तो बुद्ध चरितम संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, जबकि वो बौद्ध धर्म के बारे में बुद्ध का चरित्र है। जैसा कि नाम से ही, उसके लेखक कौन है, अश्वघोष। अश्वघोष संस्कृत के बहुत बड़े कवि हुए हैं अश्वघोष, उतने ही बड़े जितने बड़े भवभूति वगैरह हैं। ठीक है, जितने बड़े भवभूति वगैरह हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारे कवि जो हैं मतलब संस्कृत के, वो बौद्ध धर्म में भी हुए। लेकिन ज़्यादातर उसका जो साहित्य किस भाषा में है, पाली भाषा में। किस आर्य भाषा में, पाली भाषा में। और जैनों का साहित्य ज़्यादातर, जैनों का साहित्य संस्कृत में भी है, लेकिन ज़्यादातर साहित्य किस में है, प्रकृत भाषा में। जैनों का साहित्य, इसलिए जैसे जीन बोलते हैं, महावीर जैन को जीन भी बोलते हैं। तो जीन किस भाषा का शब्द है, प्रकृत का। इसका संस्कृत क्या होगा, जितेंद्रिय। तो जितेंद्रिय को ही शॉर्टकट में, तो ये जो पाली भाषा का विकास है, प्रकृत भाषा का विकास है, ये सरलीकरण का प्रयास है। ये इन भाषाओं का उच्चारण सहज था, सरल था। संस्कृत सब लोग नहीं बोल पाते थे, जुबान लड़खड़, संस्कृत बोलना इतना आसान नहीं है, सीखना पड़ता है ना। उर्दू के बारे में भी कहते हैं कि आती है उर्दू जबां आते आते, तो संस्कृत लैंग्वेज भी आते आते, सीखते सीखते आता है। इतना मामूली नहीं संस्कृत का विद्वान हो जाना है। तो जो साधारण जनता थी उसी को आसान करके अपना बोलती थी प्रकृति। तो यही प्रकृति का मतलब ये होता है, नेचुरल, प्रकृति है जो स्वाभाविक लैंग्वेज है वो। ठीक है, तो वही, यही जो हम लिख रहे हैं ना, प्रकृत पाली, ठीक है, इसी को मध्ययुगीन आर्य भाषा में आ गए। जब हम लोग किसके युग में आ जाएंगे, पाली प्रकृत वगैरह के, तो हम लोग आ जाएंगे अपभ्रंश वगैरह में। तो ये मध्ययुगीन आर्य भाषाएं हैं। जो सबसे प्राचीन थी वो कौन थी, छंदस और लौकिक संस्कृत। जब इसके आगे हम लोग जब बढ़ेंगे देखेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रकृत भाषाएं हैं, परिचय हैं, संस्कृत से विकसित ये भाषाएं हैं। ये सब लोग नहीं मानते, लेकिन ज़्यादातर विद्वान ये मानते हैं कि संस्कृत से विकसित है। और बार बार एक ही चीज़ मैं आपको देखिएगा बताता हूँ कि संस्कृत से जो भाषाओं का विकास का अनुक्रम, यह आया था कि कौन अनुक्रम सही है। अब इसमें विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन एक जो बहुमत से ज़्यादातर लोग जो मानते हैं वो क्या मानते हैं कि संस्कृत से क्या आई, पाली, और पाली से क्या आई, प्रकृत, और प्रकृति से क्या आई, अपभ्रंश। याद कर लीजिए, इतना बार मैंने लिख दिया कि याद हो गया होगा। अपभ्रंश से क्या आया, अवहट। ठीक है, ये यहां से यहां तक क्या हो गया, मध्ययुगीन। यहां से यहां तक क्या हो गया, ये मध्ययुगीन
आर्य भाषाएं हैं ये मध्ययुगीन, तो ये संस्कृत के बाद आई हैं और ये विकास क्रम माना जाता है। तो 4 विकास क्रम उसमें दिया हुआ था, एक सही था तो सही वाला यही था। ये सवाल आ चुका है, तो एक एक चीज आप, ये आपको पीडीएफ में आ जाएगा, ठीक है, तो उसमें आप एक बार इसको दोबारा देख लीजिएगा कैसे विकास क्रम है। तो इसीलिए इसको संस्कृत से विकसित भाषाएं माना जाता है। ये भाषाएं इसलिए देखिएगा, मृच्छकटिकम जो नाटक है सुद्रक का, मिट्टी की गाड़ी इसका अर्थ होता है, तो उसमें जो नौकर चाकर हैं वो कौन भाषा बोलते हैं? प्रकृत भाषा बोलते हैं। जो साहब लोग हैं, राजा महाराजा, ये कौन भाषा बोलते हैं? संस्कृत बोलते हैं। इसीलिए ये प्रकृत किसकी भाषा है? नाटकों के अनुसार। यहाँ तक कि कालिदास के जो नाटक हैं, ठीक है, विक्रमो और वसीय, है ना, कई सारे नाटक हैं, कुमार संभवम है उनका काव्य, तो ये जो नाटक हैं कालिदास के नाटक में भी जो गरीब पात्र है, जन साधारण पात्र है, कॉमन पीपुल जिसको बोलते हैं कि कॉमन पीपुल के शक्ति को कम मत आको लोकतंत्र में, तो ये कॉमन पीपुल की भाषा क्या थी? प्रकृति थी, ठीक है। इसलिए इसको क्या, जन साधारण की भाषा। प्रमुख प्राकृतिक भाषाएं कौन कौन है प्रकृति से निकली हुई, ठीक है, इसको अपभ्रंश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये बड़ा लचीला टाइप का है। कुछ विद्वान अपभ्रंश और प्रकृति को एक ही मान लेते हैं, कुछ उसको अलग अलग देखते हैं कि नहीं, प्रकृति से जो निकली है भाषा वो अपभ्रंश है। जैसा भी मानिए, ये तय है कि दोनों मिलती जुलती भाषाएं हैं और प्रकृति से कहा इसलिए यहाँ अपभ्रंश भी मान सकते हैं कि ये सारा सौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी, पैसाची अपभ्रंश है। इसी के साथ अगर जोड़ना चाहे तो इसमें ब्राचड़ भी जोड़ सकते हैं। और ब्राचड़ अपभ्रंश से क्या निकला है? सिंधी भाषा निकली है। इसी तरह आपको हस है, हस, क्योंकि मागधी का ही कुछ लोग मानते हैं कि मागधी का ही एक रूप है खस, और कुछ लोग इसको स्वतंत्र अपभ्रंश मानते हैं। तो खस अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली है? पहाड़ी। खस से कौन निकली है? पहाड़ी भाषा। कुमायूं की पहाड़ी, ठीक है, ये उत्तराखंड में ये भाषा बोली जाती है, पहाड़ी भाषा बोली जाती है, तो इसको माना जाता है कि ये खस अपभ्रंश से निकली है। लेकिन खस अपभ्रंश को कुछ लोग मानते हैं कि मागधी का ही एक रूप है, जो मागधी अपभ्रंश है उसी का ही एक रूप है ये प्रकृति भाषा। तो ये जो भाषाएं हैं, मध्ययुगीन जो भाषा है, ठीक है, प्रकृत भाषाओं का ये विशेषता पढ़ लें कि संस्कृत के तुलना में, पहले भी मैंने बताया ये सरलीकरण, ठीक है, तो आएगा, ठीक है, कि इसका व्याकरण किसने लिखा? प्रकृति का व्याकरण किसने लिखा है? हेमचंद्र ने, याद रख लीजिए। इसका व्याकरण किसने लिखा? प्रकृति का ये भी सवाल आता है, हेमचंद्र ने। उस व्याकरण का क्या नाम है? शब्दानुशासन। व्याकरण क्या है? शब्दों का अनुशासन ही तो है, ठीक है। तो ये सरलीकृत था, खुद हेमचंद्र ने लिखा है। हेमचंद्र क्या मानते हैं कि प्रकृति से संस्कृत निकली? आप बताए ना, तरह तरह की धारणाएं। कुछ लोग मानते हैं कि प्रकृति था, एक ही टाइम में दोनों भाषा बोला जा रहा था। जो जन साधारण थे, ठीक है, जन साधारण कौन सी भाषा बोल रहा था? तो जन साधारण बोल रहा था प्रकृत। अब कुछ लोग मानते हैं कि संस्कृत से ही निकला हुआ है, क्योंकि जो जन साधारण होता है वो किसकी भाषा का नकल करता है? बताइए। जो प्रभु वर्ग है, जो राजा है, जैसे हम लोग, अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजी भाषा का नकल करता था भारतीय लोग, तो ये संभव है। तो हेमचंद्र क्या मानते हैं? तो हेमचंद्र भी मानते हैं कि संस्कृत से ही क्या निकली है? प्रेम। तो कभी कभी कठिन सवाल आता है, तब ऐसा सवाल आता है कि हेमचंद्र के अनुसार निम्नलिखित में कौन सत्य है? ऑप्शन में क्या रहेगा कि संस्कृत से प्रकृति निकली है, प्रकृति से संस्कृत निकली है, और किसी से कोई नहीं निकली है, ऐसा ऑप्शन हो सकता है। तो हेमचंद्र के अनुसार संस्कृत से ही प्रकृति निकली है, और संस्कृत से ज्यादा सरल भाषा कौन है? प्रकृति है, हेमचंद्र के अनुसार। तो ये हेमचंद्र, इनके व्याकरण किताब का नाम शब्दानुशासन है। अब विभक्तियों का लोप हो गया, विभक्तियों का लोप हो गया। आप देख सकते हैं हिंदी में भी कई जगह विभक्तियों का लोप है।
रामचंद्र बन, रामचंद्र भगवान बन गए थे, तो रामचंद्र बन गए, तो यहां देखिए कोई विभक्ति नहीं है, यहाँ कोई विभक्ति कर्ता का नहीं है, ठीक है। और संस्कृत में होगा तो उसमें विभक्ति लगाना पड़ेगा, जो प्रथमा एक वचन की विभक्ति होती है वो लगाना पड़ सकता है। या राम पुस्तक पढ़ते हैं, ठीक है, राम पुस्तक पढ़ते हैं, ये एक वचन है, फिर भी उसमें क्या लगाया गया है, तो ये गलत नहीं है। एक मैंने शिक्षक को देखा, उन्होंने पढ़ा दिया कि गलत है। जैसे जानती हैं सीता जी, सीता जी जानती हैं, सीता जी एक वचन है लेकिन लगे, तो ये गलत नहीं, ये भी सही है। सीता जी को सम्मान दिया, सम्मान देने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह बहुवचन समाज। एक बिहार के थे तो वो मैं को हम बोलते थे, हम पूछे मैं तो एक वचन का प्रयोग कीजिए, बोले कि नहीं मैं खुद को सम्मान देता हूँ, इसलिए अपने लिए बहुवचन हम का इस्तेमाल करते हैं कि खुद को सम्मान दे रहे हैं। तो वो किसी भी को सम्मान, जैसे मैं जयप्रकाश हूँ तो वो बोलते थे कि जयप्रकाशाओं आ रहे हैं, बहुवचन बना के। हम बोले कि बहुवचन हमको क्यों बना दिए, तो बोले कि आपको सम्मान दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ कुछ ही मामलों में सम्मान देने के लिए बहुवचन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे राम पुस्तक, तो आप देखिए अगर संस्कृत होता तो क्या होता है, राम पुस्तकम पढ़ती, है ना, राम में भी विसर्ग लगाते एक वचन, और पुस्तक में पुस्तकम, तो पुस्तकम क्या है, विभक्ति है ना, कर्म का द्वितीय एक वचन, तो ये विभक्ति है ना, चला गया। देखिए हिंदी में ही चला गया, तो ये हिंदी में क्यों चला गया कि हिंदी अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो ये हिंदी में नहीं गया है, बहुत पहले अपभ्रंश में ही, प्रकृति में ही ये विभक्तियों का लोप हो चुका था। ये बहुत बड़ी विशेषता है। और जो बहुत सब्जेक्टिव एग्जाम आता है वहाँ तो ये प्रश्न जरूर आता है, जो लोग यूपीएससी देते हैं, जो दे आप में से कुछ लोग दे भी रहे होंगे संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा, तो उसमें ये आता है कि प्रकृत भाषा की व्याकरणिक विशेषता बतलाए। तो पहली विशेषता क्या है, विभक्तियों का लोप, विभक्तियों का इतना विभक्ति का प्रयोग नहीं है, सरल है बिल्कुल। और चीनी भाषा में भी इसी तरह विभक्ति का लोप है ही नहीं विभक्ति। राम बाघ मारा, बाघ राम मारा, पता ही नहीं चलता कि बाघ राम को मारा, राम बाघ को, उसमें भी कैसे एक्सेंट से, किस पे जोर दे रहा है, एक्सेंट बलाघात से पता चलाते हैं कि इसका मीनिंग क्या है ना। और लिखने में तरह तरह का टोटका आजमाना पड़ता है तो पता चलता है कौन कर्म है। तो विभक्ति का सर्वथा लोप है, तो यहाँ भी विभक्ति का लोप हो गया। व्यंजनों का सरलीकरण हो गया। अब देखेंगे कि 14 लरी भी एक व्यंजन था, लरी भी एक स्वर था, लरी हिंदी में नहीं है, सिर्फ ल है ना। तो स्वरों का लोप हो गया, व्यंजन कम हो गया, स्वर भी 12 की जगह 10 9 स्वर बच गया किसी किसी भाषा में, है ना, सिर्फ 9 स्वर बच गया। ये जो बड़ा बड़ा हम लोग लिखते हैं ओ, है ना, ये था ही नहीं उसमें, ठीक है, ऐ था ही नहीं, औ का उच्चारण औ के रूप में होता था। आज भी भोजपुरी भाषा, मगही भाषा, ये सब है, या अवधी भाषा जिसमें रामचरितमानस और पद्मावत लिखा हुआ है, उसमें और नहीं और, कि हमरा और तोहरा के, है ना, और का प्रयोग होता है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि किस तरह स्वरों की और व्यंजनों की संख्या भी कम हो गई, ठीक है। घ का उच्चारण, ठीक है, ग का उच्चारण घ की तरह होने लग गया। तो कुछ व्यंजन जो जटिल थे उनको छोड़ दिया गया और व्यंजनों की संख्या बहुत कम हो गई, अपभ्रंश आते आते, प्रकृत आते आते। तो ये भी एक, ये विशेषता आपको क्यों रट लेना है, तो इसमें आता है कि निम्नलिखित में से कौन अपभ्रंश भाषा की विशेषता नहीं है। तो बड़ा कठिन सवाल लगने लग जाता है, लेकिन इसको अभी समझ लीजिएगा सिलसिलेवार, तो वो प्रश्न कंसेप्चुअल है, वहाँ सोच के आराम से, इसको रटने की जरूरत नहीं, कि समझ लेना है कि एक इसका भी, जिसको शेक्सपियर बोलता है कि देयर वाज ए मेथड इन हिज मैडनेस, तो जो एकदम पागल टाइप का लगता है, अरे भाषा इधर से उधर हो जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा तो उसमें भी एक पैटर्न है, उसमें भी एक मेथड है,
कोई आदमी पागल से पागल आदमी रहता है, उसको देखिएगा तो उसके व्यवहार में आपको एक पैटर्न नजर आएगा। आप खोजने की कोशिश कीजिए, तो इसमें भी एक पैटर्न आपको नजर आएगा कि प्रयत्न लाघव, यानी प्रयत्न में आसानी। प्रयत्न में आसानी मतलब उच्चारण के सबसे ज्यादा आदमी चाहता है आराम से, इसलिए व्यक्ति कितना आलसी है, बोलने में भी चाहता कि आराम हो, बोलने में भी कठिनाई, आराम से बोल सके। तो इस प्रयास में, और खासकर जो मजदूर वर्ग को बोलने में इतना कठिनाई, उसको काम करना है। जो अमीर वर्ग है, जो राजा वर्ग है, भाषा पे फिर ध्यान दे सकता है, क्योंकि वो खाली बैठा हुआ है। जो पद्माकर लिखते हैं कि विशाला चित्रशाला है, और है ना कि उसके पास मतलब राग रंग विनोद करने का समय है। गरीब आदमी को नहीं है, इसलिए उसकी भाषा क्या होती है, सरल होती है ना, सरल भाषा। इसलिए सरलीकरण का, व्यंजनों का ही नहीं, यहाँ लिख लीजिए स्वर के भी सरलीकरण का, स्वरों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई, इसमें स्वर भी जोड़ लीजिए, स्वरों का भी सरलीकरण हुआ। और साहित्यिक प्रयोग में नाटक लिखा गया, जैन और बौद्ध साहित्य इसमें लिखा हुआ है। नाटक में जैसे मृच्छ कटिकम है ना, मिट्टी की गाड़ी, तो उसकी संस्कृत भाषा भी है, और आधा जो उसके जो गरीब पात्र हैं वो प्रकृत। तो बल्कि कुछ हम लोग को आज के डेट में नमूना चाहिए होता है कि कैसी भाषा बोली जाती थी, तो ये मृच्छ कटिकम जैसे नाटकों से हम लोग को पता चलता है। इसमें नाटक, इसी तरह कहानियां भी लिखी गई। बृहन कहा, जिसको बृहद कथा संस्कृति में बोलते हैं, वही अपभ्रंश भाषा में बृहन कहा करके आपको उपलब्ध था। तो ये सब साहित्य, और जैन साहित्य लिखा गया, जैसा मैंने बताया, फिर से मैं दोहरा दूं, प्रकृत भाषा में, और बौद्ध किस में, पाली में। ये सवाल बार बार आता है, इसलिए मैं भी बार बार लिख दे रहा हूं, ताकि यहीं पर आपको याद हो जाए और घर पे इसको अलग से न पढ़ना चले। बिहार से हैं निशा सिंह, तो जो लोग बिहार से हैं उनको एक लाभ है भाषा का इतिहास पढ़ने में। ये जितनी अपभ्रंश भाषाएं बताई गई हैं, उसमें सबसे बड़ी भाषा कौन है बताइए? अपभ्रंश सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली, जिसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा बोलियां हैं, वो मागधी है, मगध, यानी बिहार की। और मागधी अपभ्रंश का मतलब नहीं है कि सिर्फ मगही भाषा, जितनी भी बांग्ला, उड़िया, असमिया, मैथिली, बज्जिका, भोजपुरी, ठीक है, अंगिका, सारी भाषाएं किससे निकली हैं। और ये सवाल आता भी है, तो आज आप याद कर लीजिए पूरा कि क्या क्या, असमिया, बांग्ला, उड़िया, यानी एक हिंट्स भी दे देते हैं, एक टिप्स याद रखने का, एक शॉर्टकट तरीका आपको बता दें कि उस टाइम में आप इतिहास में जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी, यानी बंगाल के अंतर्गत 1912 ईस्वी तक जितने आते थे क्षेत्र, सारे के सारे जगह किससे, मागधी। क्योंकि प्राचीन काल से ही ये बंगाल के राजा थे, कुमारपाल, धर्मपाल, ये सब आप पढ़े होंगे, इन्हीं के अधीन बिहार वगैरह था। तो एक ही भाषा बोली जाएगी मगध का, तो ये मागधी से बांग्ला भाषा भी किससे, मागधी से निकली, असमिया भी। और बिहार की भाषा, जिसे बिहारी भाषा किसने कहा, गियर्सन ने कहा। ये तो बिहारी करके कोई भाषा नहीं है, भाषा क्या है, भोजपुरी, मैथिली, बज्जिका, अंगिका, ये चार। इसके अलावा भी बहुत छोटी छोटी भाषाएं हैं वहाँ, जैसे थारू, लोग थारू भाषा बोलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिम चंपारण में। तो छोटी छोटी और भी भाषाएं हैं, लेकिन मुख्य भाषा आपको भोजपुरी है, मैथिली है, बज्जिका है, अंगिका है ना, और मगही तो है ही, पटना की जो भाषा है मगही। तो ये सारी भाषाएं किससे निकली है, मागधी से। लेकिन अपनी जो खड़ी बोली हिंदी है वो सौरसैनी से निकली है। तो ये बिहार के लोगों को भाषा, ज़्यादातर जो हिस्सा है, हम ही नहीं, गियर्सन ने भी सर्वे ऑफ लैंग्वेजेज जब किताब कई वॉल्यूम में है ना निकाली, तो उसमें सबसे प्रमुख भाषा किसको माना, मागधी को। और हिंदी की शुरुआत भी कहाँ से होती है, वहीं से, सिद्धनाथ साहित्य से, जिसका प्रचुर मात्रा, सबसे पहले जो सिद्धनाथ साहित्य लिखा गया, बौद्ध साहित्य, थेरी गाथा जिसको बोलते हैं, कहाँ से लिखा जाना शुरू हुआ, उड़ीसा, बिहार, फिर बंगाल से, जो कि मगध का प्रदेश था, जहाँ का कौन सा अपभ्रंश जहाँ चलता था, मागधी चलता था, इसलिए वो प्रदेश भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत अच्छा सवाल है साइमा जी। इसी तरह आपकी जिज्ञासा होगी तो मुझे भी पढ़ाने में रुचि होगी। क्लास इंटरेक्टिव होगा, और जैसा कि
कौन? पॉले फ्रेरे बोलता है पिगी बैंक थ्योरी, कि भाई एक तरफा ट्रैफिक को बोलता है कि सच्ची शिक्षा नहीं है, दोनों तरफ से ट्रैफिक होना चाहिए। तो संथाल भाषा के बारे में आपने पूछा है, तो संथाल संथाली भाषा बोलते हैं। संथाल कौन सी भाषा बोलते हैं? संथाली भाषा बोलते हैं। और अब तो संथाली भाषा को अष्टम अनुसूची, संविधान के अष्टम अनुसूची में वो भाषाएं हैं जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए हो सकता है। संसद में भी उन भाषाओं में अनुवाद होता है, और किसी भी मतलब भाषा को अगर अष्टम अनुसूची में शामिल कर लिया गया तो साहित्य अकादमी भी उस भाषा में पुरस्कार देने के लिए बाध्य हो जाती है। तो संथाली भाषा को भी किसमें शामिल कर लिया गया है उसको। और इसकी लिपि क्या है? तो इसकी लिपि हाल ही में उसके लिए बहुत सारा 2 दिन पहले ही उसका उत्सव मनाया गया, ठीक है ना। रामचंद्र मुर्मू उसके आविष्कारक थे। इसके उस लिपि को क्या बोलते हैं? ओल चिकी लिपि बोलते हैं। ये सब सवाल आता है कि संथाल किस लिपि में लिखी है? ओल चिकी लिपि में। और रामनाथ मुर्मू उसके जो थे, है ना, आविष्कारक थे, उसको ईजाद किया था उस भाषा का। और ये संथाली आप पूछ सकते हैं कि किस ग्रुप का? जैसे हम लोग हिंदी प्रकृत अभी तक पढ़ रहे हैं भारोपीय, तो ये भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। पहली बात नोट करने की क्या है? संथाल मुंडारी हो, यानी जो भी आदिवासी क्षेत्र में झारखंड में भाषाएं बोली जाती हैं वो है, कुड़ुक भाषा है, ये भारोपीय परिवार की भाषा नहीं। इसलिए हिंदी भाषी इसको नहीं समझ सकते। एक हिंदी भाषी अपने ही परिवार की भाषा को कोई गुजराती बोले तो थोड़ा बहुत बात उसका जरूर समझ में, बांग्ला आपको समझ में आ जाएगा जो हिंदी जानता है, गुजराती भी समझ में आ जाएगा, केम छो है, कैसे हो, लेकिन आपको वो भाषा संथाली नहीं समझ। हिरिम जीरण कियोड़े नागनौर, मिरिंट चांदी ही और नागनौर, ये सरुल का गीत है, ये संथाली में है, जो भी मैंने आपको बताया। तो कुछ समझ में आया? नहीं आया। ये चांद के बारे में, वो चांद को देवता मानते हैं और उनके पाहुन लोग पूजा कराते हैं। और उनके सबसे बड़े देवता कौन है? सिंगबोंगा, है ना, संथाली के सबसे बड़े देवता है सिंगबोंगा। तो ये जो मुंडारी परिवार की भाषा है, ये सारी भाषाएं मुंडा भाषा से निकली हुई है। जो बिरसा मुंडा जो टाइटल सुना होगा, तो मुंडा भाषा परिवार की, इस भाषा परिवार को मुंडा भाषा परिवार से निकली हुई है। वो झारखंड की जितनी भी भाषाएं हैं मुंडा सिवाय उड़ाव भाषा के, कुड़ुक भाषा के। कुड़ुक भाषा आपको बहुत जान के आश्चर्य होगा, बोली जाती है झारखंड में, लेकिन वो द्रविड़ तमिल से मिलती जुलती है, यानी तमिलनाडु से लगता है कि लोग झारखंड तक गए, ऐसा प्रतीत होता है। तो वो कुड़ुक भाषा तमिल परिवार की है। अब बाकी झारखंड की जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं आदिवासी, वो मुंडारी परिवार से बिलोंग करती हैं। और इसी तरह ये छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी है वो गोंडी परिवार से बिलोंग करती है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे भाषा परिवार जो अध्ययन कर रहे हैं उससे ये संथाली भाषा नहीं है, ठीक है। लेकिन अब संथाली लोग भी बांग्ला भाषा बोलते हैं, जो बंगाल में रहते हैं, उड़ीसा में रहते हैं, उड़िया भाषा, और हिंदी सीख गए हैं जो लोग बिहार में रहते हैं, बिहार के भागलपुर क्षेत्र में। और ये संथालों का जिक्र करके आपने अच्छा किया, इतनी जानकारी आपको क्यों मैंने दी। एक मैला आंचल उपन्यास भी आपको कोर्स में पढ़ना है, कोर्स में पढ़ना, छठी इकाई उपन्यास। तो उसमें मैला आंचल में आप देखिएगा संथालों और जो विश्वनाथ प्रसाद मल्लिक उसके एक पात्र हैं, दोनों के बीच में लड़ाई होती है। तो उसमें डॉक्टर प्रशांत जो बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन वो भी स्वार्थी निकलता है, वो भी आदिवासियों का साथ संथालों का नहीं देता है। तो यहाँ संथालों का साथ क्यों नहीं देता है, संथालों की क्या पंपरा है, बिठलाहा क्या है, कैसे वो बाइकाट कर देते हैं, ये सब जानने से उपन्यास समझने में आपको मदद मिलेगी और उत्तर देने में भी मदद मिलेगा। इसीलिए प्रकारांतर से आपको संथालों के बारे में बता दिया। कभी कभी आता भी है, क्योंकि भाषा का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, तो क्या सवाल आ सकता है कि संथाली किस भाषा परिवार की है। तो ज़्यादातर हम लोग बायस्ड हो जाते हैं, सब चीज़ को सब धन 22% समझते हैं, भारोपीय नहीं, हर चीज़ इंडिया में भारोपीय नहीं है, हर भाषा की जननी संस्कृत नहीं है, ये अलग भाषाएं हैं। इसको बोलेंगे मुंडारी परिवार की भाषा। और तमिलनाडु यानी तमिल, कन्नड़, है ना, और मलयाली, ठीक है, और आंध्रा का भाषा क्या है, तेलुगु, ये सब द्रविड़ परिवार की भाषा है। और उधर चले जाइए, मेघालय का भाषा, मिजो भाषा, खासी भाषा, जयंतिया भाषा, वो चीनी तिब्बतन परिवार के, वो लोग का चेहरा भी देखते हैं ना, मिलता जुलता है। तो
वो मंगोलॉयड परिवार की भाषा है, चीनी तिब्बतन परिवार की। तो भारत हमारा कितना महान है, कोई भाषा परिवार ऐसा नहीं है अंग्रेजी से लेके यहाँ ना, इतना, इसीलिए इसको विविधता में एकता का देश बोलते हैं। तो यहाँ भाषिक विविधता भी हमारे देश में है। तो आप समझ गए। आते हैं फिर हम लोग को क्या करना चाहिए। पढ़ने का सबसे उत्तम ढंग क्या है, एक ही चीज पढ़ने पढ़ने मोनोटोनस हो जाता है। अब भाषा पढ़ना देखिए कि 1 घंटा में आदमी एकदम ऊब जाता है और धुआं फेंकने लगता है कान से, नाक से, मुंह से। तो इसका इलाज क्या है, थोड़ा कविता पढ़ लीजिए, उपन्यास पढ़ लीजिए। लेकिन उपन्यास पढ़ने लगेगा तो भटक जाइएगा। तो सूरदास जी का एक पद है कि जैसे उड़ी जहाज को पंछी उड़ी जहाज पे आवे, मेरे मन अनंत कहाँ सुख पावे। तो आपको उड़ उड़ के फिर वही सिलेबस में पहुंच जाना है। तो मेरे भी पढ़ाई की थोड़ा बहुत हम भटकते हैं, नहीं तो क्लास बोरिंग हो जाएगा, लेकिन उड़ के फिर से उसी जहाज पे आ जाते हैं हम लोग, यानी कि भाषा में। तो हम लोग देखते हैं कि जो प्रकृत भाषा है, ठीक है, उसकी क्या विशेषता है संस्कृत के तुलना में, आपने देख लिया। तो अब प्रकृति से क्या विकसित हुआ, प्रकृति से क्या विकसित हुआ बताइए। तो प्रकृति से विकसित हुआ अपभ्रंश, प्रकृति से विकसित हुआ। इसी जब आए कि हिंदी भाषा किससे विकसित हुई है, तो उसकी स्रोत भाषा क्या है, संस्कृत है, लेकिन उद्गम भाषा क्या है, ठीक है, अपभ्रंश। इसलिए इसको फिर से लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूजन नहीं हो। स्रोत भाषा, स्रोत भाषा किसकी, हिंदी की, हिंदी की स्रोत भाषा तो संस्कृति है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन उद्गम भाषा क्या है, जिससे इसका उद्गम हुआ है, तो इसकी उद्गम भाषा है अपभ्रंश। तो दोनों को कंफ्यूज नहीं होना है। अपभ्रंश, अपभ्रंश में भी कौन, सौर सेनी अपभ्रंश, सौर सेनी। तो अपभ्रंश भी क्या है, मध्ययुगीन आर्य भाषा है, मध्ययुगीन आर्य भाषा। भ्रंश भी, प्रकृति भी, पाली भी, और छंदस और लौकिक संस्कृति क्या है, प्राचीन कालीन, प्राचीन आर्य भाषा है। क्यों, ठीक है। तो ये अपभ्रंश में, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सा अपभ्रंश है, कौन कौन सा अपभ्रंश है। तो कई बार बताएं, आप बताइए। तो अपभ्रंश में कौन है, सबसे प्रमुख अपभ्रंश कौन है, सबसे ज्यादा उसके अंदर बोलियां हैं, मागधी, मागधी है ना। लेकिन जो हिंदी हम लोग बोल रहे हैं वो किस अपभ्रंश से विकसित हुए, सरसेनी अपभ्रंश से, ठीक है। तो अगर डेमो क्लास किया होगा तो आप लोग को बताया था कि कैसे सरसेनी के ऊपर कौन कौन है और नीचे कौन कौन है, ठीक है। तो उसको फिर हम लोग एक बार दोहरा ले तो कोई हर्ज है नहीं, हर्ज है। तो ये प्रकृति से विकसित है अपभ्रंश, ऐसा माना जाता है सामान्यतः। कोई इस पे ऐतराज भी कोई कोई करता है, जैसे इस चीज पर सबसे ज्यादा ऐतराज एक पुरानी हिंदी, ये सब जान लीजिए सब आता है, ठीक है, कि पुरानी हिंदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, पुरानी हिंदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है, फेमस चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये आपके मन में, आप इनको जानते होंगे किसके रूप में, उसने कहा था, बहुत फेमस कहानी है आधुनिक किस्म की, उस कहानी के लेखक के रूप में, ठीक है। बुद्धू का कांटा भी इन्हीं की कहानी है। लेकिन ये बहुत भाषा का भी इनको अच्छा ज्ञान था। ये रहने वाले थे हिमाचल प्रदेश में गुलेर नामक जगह के, इसीलिए गुलेरी टाइटिल है जगह के नाम पे। जैसे ओम प्रकाश चौटाला, चौटाला के गांव के, चौटाला गोरखपुर के तो गोरखपुरी, तो ये कहाँ के थे, गुलेर के, हाँ, हिमाचल प्रदेश में। ये वहाँ से आके ये जो लड़कियों का मेवो कॉलेज था, है ना, राजस्थान में, वहाँ ये पढ़ाते थे। इसलिए चूंकि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते थे तो थोड़ा आधुनिक है, अंग्रेजी टाइप के। तो इनका मानना है उल्टा कि नहीं भाई, संस्कृत से, हाँ बिल्कुल सही, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आप लोग तो काफ़ी ज्ञान रखते हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। भर्तृहरि लिखते हैं एक जगह कि अज्ञम सुखम मराध्यम विशेषज्ञम सुखदरम मराध्यम। तो आप लोग तो आगे को पढ़ाना आसान है, विशेषज्ञ को तो और भी आसान है। इसलिए आप लोग विशेषज्ञ हैं, इतने जानकार हैं, तो बहुत सहज है मेरे लिए। इसलिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरा काम आसान कर दिया। अब बड़ा सहजता से हम पढ़ा सकते हैं, नहीं तो आदमी को बहुत बेसिक से पढ़ाना पड़ जाता है कभी कभी, तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है। दोनों आप क्या छोड़े क्या निचोड़े, है ना, क्या पहने क्या निचोड़े वाला हाल हो। क्योंकि जो बेसिक चाहता है उसको भी थोड़ा बहुत ध्यान है। शिक्षक के लिए तो सारा छात्र बराबर है,
तो बेसिक वाले, लेकिन विशेषज्ञ लोगों की संख्या ज्यादा हम देख रहे हैं। आप लोगों को पहले से ज्ञान है ना? बिल्कुल, आपको तो और भी पता है। वाह, सुखमय मैंने जो नाम भी नहीं लिखा, बिल्कुल आपका सही है। बिल्कुल आपने सही बताया, बुद्धू को काटा उसने कहा था, है ना? बिल्कुल, सुखमय जीवन इनके हैं। तो इन्होंने बोला, इन्होंने बड़ा अच्छा एक तर्क दिया कि नहीं, संस्कृत से प्रकृति नहीं निकला और प्रकृति से अपभ्रंश नहीं निकला। वो क्या बता रहे हैं कि प्रकृति से निकला है, कोई नेचुरल चीज से निकलेगा ना संस्कृत। संस्कृत क्या है? संस्कार की हुई रिफाइन चीज को संस्कृत बोलते हैं। कोई क्रूड है, कच्चा है, जैसे कच्चा तेल से रिफाइंड करके पेट्रोल बनता है, तो ये पेट्रोल को तो इससे नहीं कच्चा तेल बनता है ना। तो संस्कृत से प्रकृति नेचुरल चीज से बनेगी ना। वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि नदी से नहर निकलेगा कि नहर से नदी निकलेगा। तो नहर मतलब संस्कृत है तो संस्कृत से नदी, नदी नेचुरल है, नहर क्या है? पूरा व्याकरण का नियम वम काट के छांट के बनाया हुआ। तो संस्कृत तो वैसा ही है ना कि व्याकरण, पाणिनि का व्याकरण करके अच्छे से परिष्कार करके, इसीलिए वो श्रेष्ठ है। कच्चा अनगढ़ से श्रेष्ठ होता है ना बढ़िया मूर्ति जो बनाया हुआ है। तो ये वो नहीं बोलना चाहते हैं कि संस्कृत श्रेष्ठ नहीं है, वो तो उल्टा बोलना चाहते हैं कि संस्कृत श्रेष्ठ है। तो अनगढ़ से श्रेष्ठ बनता है ना। कोई कच्चा पत्थर है उससे मूर्ति बनता है ना, कि बोलिए कि मूर्ति टूट फूट के पत्थर बन गया। तो उनका कहना है कि नहर, नदी नहर से। तो उनकी भी राय को जान लीजिए। कभी कभी कठिन सवाल आता है तो पूछ लेता है कि वो कौन हिंदी कथाकार हैं, आलोचक हैं, जिनके अनुसार प्रकृति से संस्कृत निकली है। 4 चॉइस दे देगा आपको, नामर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, जीन मंसूरी, कुछ भी दे देगा। अब बीच में एक चंद्रधर शर्मा। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो ये कठिन सवाल हो जाएगा। ज्यादातर हम लोग जानते हैं कि संस्कृत से प्रकृति, ये उल्टा चल रहे हैं, ये बता रहे हैं प्रकृति संस्कृत। तो उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और किस किताब में ये बात इन्होंने लिखी है? पुरानी हिंदी। ये अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी बोलते हैं। और कहते हैं कि जो अपभ्रंश, जो बाद में पुरानी हिंदी, यानी अभी जो हिंदी बोलते हैं उसका पुराना रूप। जैसे पुराना अंग्रेजी है जिसमें कौन लिखता है? शेक्सपियर, चौसर, है ना, जॉन मिल्टन। उसी तरह ये जो, इसीलिए देखिएगा जो पृथ्वीराज रासो है चंद्रवरदाई का, वो पुरानी हिंदी में है, अपभ्रंश में है कि नहीं? और उसी भाषा का और प्रकार में जाइएगा तो गद्य की भाषा डिंगल है, पद्य की भाषा पिंगल है, और गहराई में जाइएगा तो ये आप समझ गए होंगे कि, लेकिन मोटा मोटी लोग यही मानता है कि संस्कृत से प्रकृति निकला है। एक आध वो बहुत आधुनिक सोच के थे तो उन्होंने बोल दिया। लेकिन आजकल जेआरएफ जिसको करना है वो इसको नोट कर ले, चंद्र शर्मा, नहीं तो भूल भी जाए तो कोई बात नहीं, सिर्फ नेट करना है। तो ये इस पर निर्भर करता है कि आपका लक्ष्य क्या है, आपकी मंजिले मकसूद क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, है ना। तो ये आप समझ गए होंगे, इसका काल भी समझ गए होंगे कि 500 ईस्वी से लेके काल बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ये सबसे लेटेस्ट वाला भ्रंश है 500 से 1000। ठीक है, तो 500 से 1000 हिंदी की पूर्वज भाषा है। बिल्कुल, अब भ्रंश से हिंदी निकली है, मैंने लिखी दी आपको। ठीक है, प्रमुख कवि कौन है? पुष्पदंड है, स्वयंभू है। इसी में सरापा को भी जोड़ लीजिए। ठीक है, डोम्भी पा को भी जोड़ लीजिए, डोम्भी पा। ठीक है, कौन पा, है ना। ये जितने सिद्ध और नाथ संप्रदाय के कवि हैं वो अपभ्रंश में लिख रहे हैं। चंद्रवरदाई अपभ्रंश से लिख रहे हैं। वो बाद का अपभ्रंश है, ये पहले का अपभ्रंश है ना। वो बाद का अपभ्रंश है और ये क्या है? पहले वाला अपभ्रंश है। सर कोई बुक लेनी है पढ़ने के लिए? प्रिया, तो इसमें आप एक बुक ले सकते हैं, अगर चाहे नहीं भी लेंगे तो चलेगा, नहीं भी ले तो चलेगा। और बहुत अपना अपना देखिए, कस्म देव हविषम विधेय, किस देवता के लिए कौन सा फूल। अब देखिए शंकर जी के लिए वो फूल चढ़ता है अलग, बेलपत्तर चढ़ता है ना, और काली जी के लिए अड़हुल का फूल चढ़ता है। तो विद्यार्थी अलग अलग मेरे लिए देवता के समान है, तो अलग अलग देवता का। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा और समझना चाहते हैं कि जेआरएफ भी करे, जेआरएफ करके अच्छा टीचर बने, नौकरी लेके, तो अच्छा टीचर अभी जो बैकग्राउंड बनाएगा, तो आप हरदेव बाहरी की किताब ले सकते हैं। इसकी किताब हिंदी भाषा करके उनकी किताब है, बड़ी अच्छी, हिंदी भाषा करके। लेखक कौन है? हरदेव बाहरी। ये सारे लोग पढ़ते हैं, ये नहीं कि मैं ही
हरदेव बाहरी की किताब बहुत प्रसिद्ध है और थोड़ा सस्ती भी है, हरदेव बाहरी, है ना। हरदेव बाहरी जो है, ठीक है, इनकी किताब हिंदी भाषा आप ले सकते हैं। लेकिन मैं विद्यार्थी, अब मैंने देखा कि जो हिंदी का विद्यार्थी होता है वो बहुत साधन संपन्न नहीं होता है, इसलिए बहुत संकोच से मैंने ये नाम बताया है। आप अगर और विस्तार में, इसी किताब का जिस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है, फ्री में बिल्कुल। वो इग्नू जो है, इग्नू है ना, इग्नू की वेबसाइट पे ई ज्ञान कोश करके, ठीक है, ई ज्ञान कोश, ठीक है, ई ज्ञान कोश करके जाएं। और आप सब लोग स्मार्ट हैं फोन चलाने में, तो ई ज्ञान कोश करके जाएंगे तो आपसे पूछेगा वो हिस्ट्री हिंदी, तो हिंदी वाला पे क्लिक कर दीजिए तो हिंदी की पूरी, फिर पूछेगा एमए की सामग्री की बीए, तो एमए पे क्लिक कर दीजिए, फिर ऐसे ही भाषा पे। तो ये हरदेव बाहरी से भी ज़्यादा विस्तार और बहुत सुलझी हुई सबसे अच्छी सामग्री यही है। तो बुक खरीद सके तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ई ज्ञान कोश में गहरा से गहरा ब्यौरा से, कोई ऐसा नेट का क्वेश्चन नहीं है विवाद हो जाता है तो मैं भी कहाँ देखता हूँ, ई ज्ञान कोश में, वहाँ सब चीज़ है। वो आपके नेट के लिए महाभारत जैसा ग्रंथ है, वहाँ सारा चीज़ ई ज्ञान कोश पे, या इग्नू जो लोग एमए कर रहे हैं उससे मांग लीजिए, ठीक है, वो सामग्री। नहीं तो उसका सॉफ्ट कॉपी एक एक अपलोड किया हुआ है और वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन इतना समय नहीं होता है, मई में एग्जाम देना है, इसलिए मतलब आप देख लीजिएगा, आपके स्व विवेक पे, आपके डिस्क्रिप्शन पे मैंने छोड़ दिया, ठीक है। और कोई विशेष दिक्कत हो तो आप हमसे, मतलब डाउट क्लियरिंग क्लास और हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ अपना प्रश्न रख दीजिए, मैं आपको वहाँ अवश्य ही, मैं देखता रहता हूँ कौन क्या पूछ रहा है, वहाँ आपको अवश्य संभावी उत्तर मिल जाएगा, आपको गाइडेंस मिल जाएगा, आप इसके लिए चिंता न करें, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं अपभ्रंश की विशेषता, है ना, अपभ्रंश की विशेषता। अपभ्रंश तो जान ही गए हैं कितने हैं, वो तो आपको कंठस्थ तब तक हो जाना चाहिए, ठीक है, तो वो कंठस्थ हो जाना चाहिए। क्या क्या अपभ्रंश है, तो सूरसेनी को एकदम बीच में रखिए। इसके ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, मतलब भारत के नक्शे में सूरसेनी से ऊपर पैसाची अपभ्रंश मिलेगा, हरियाणा पंजाब लहंदा में वो जो भाषा है उसमें आ जाएगी। उससे ऊपर जाएंगे ब्राचड़, ब्राचड़ से ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ब्राचर से ऊपर जाने की जरूरत, हाँ, जो लोग हमारा उत्साह वर्धन कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, इससे मुझे बहुत बल मिलता है। कहा जाता है शिशिरे कंबलम, जाड़ा का ऋतु है, तो जाड़ा की ऋतु में शिशिर में क्या, कंबल, तो आप मेरे लिए कंबल के समान हैं, मेरे बल हैं आप, इसलिए कंबल। तो ये जो है आपका, ये ऊपर में ब्राचर तक ही जाता है अपभ्रंश, उसके आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। और नीचे में चले जाएं तो सूरसेनी के जस्ट नीचे अर्धमागधी, जिसे अवधी भाषा अर्धमागधी से निकली हुई है, बुंदेलखंडी छत्तीसगढ़ी वगैरह मिलेगी। उससे नीचे जाएंगे तो मगध मिलेगी, मागधी अपभ्रंश, जो बिहार में, जिसका मैंने चर्चा कर चुका हूँ मैं पहले भी, ठीक है। और इसके अलावा आपको जाएंगे तो कुछ लोग खस अपभ्रंश भी मानते हैं, ठीक है, जिसमें पहाड़ी भाषाएं, जो कुमायूं है, अल्मोड़ा है, उत्तराखंड समझ लीजिए, जो भी पहाड़ है, नाम ही है पहाड़ी भाषा। और एक नीचे में यानी दक्कन, दक्कन का पठार आपने पढ़ा होगा, यानी महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में जो मराठी भाषा बोली जाती है वो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से निकली है। वो किस अपभ्रंश से, तो यही जितना मैंने बता दिया उतने ही अपभ्रंश के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो इस भ्रंश की विशेषताएं क्या है, संस्कृत एवं प्रकृति से अधिक सरल है। तो आप देख रहे हैं निरंतर हम लोग किधर बढ़ रहे हैं, सरलीकरण की तरफ, कि और ज़्यादा सरल भाषा, यानी संस्कृत में छंदस से ज़्यादा सरल है लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से ज़्यादा सरल है पाली, पाली से ज़्यादा है प्रकृत, प्रकृत से ज़्यादा अपभ्रंश है। हाँ ठीक है, हाँ मैं इसको इति श्री रेवा खंडे पंचम अध्याय समाप्त, आप थक गए होंगे मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। तो अब इसको रैप अप ही करने वाले हैं, लेकिन एक बार विशेषता हम लोग देख लें, यही मैं चाहता था। शब्दों का आधुनिक रूप के, यानी अभी आधुनिक जो भारतीय भाषा, आधुनिक आर्य भाषा 1000 ईस्वी के बाद जो भाषाएं विकसित हुई, गुजराती, हिंदी, मराठी, हाँ,
पंजाबी, उसको क्या बोलते हैं, आधुनिक आर्य भाषा। तो ये आधुनिक आर्य भाषा इसी से निकला है, तो इसके नजदीक होगा। दोहे और छंदों का प्रयोग ज्यादा है। अब भ्रंश की सबसे प्रिय शैली क्या थी, दोहा। तो उसी को हिंदी में भी बहुत दोहा लोकप्रिय रहा, कबीर के दोहे लोकप्रिय हैं। और वहाँ राजस्थानी में भी ढोला मारूला दूहा यानी दोहा लिखा गया। तो आप देख सकते हैं। तो अंकिता जी की बात मानते हुए उन्होंने अंकित कर दिया है ना। ये निराला की कविता है, राम की शक्ति पूजा, तो कहते गगन में अंकित हो चला। तो गगन में अंकित की शाम हो गया। ये तो शाम कब का बीत चुका, रात हो चुकी है। गगन में निशा है ना, निशा सिंह भी हमारे साथ है। तो वो रात हो चुकी है। तो अब हम लोग इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। इदम इथम जिसको संस्कृत में बोलते हैं कि यहीं तक। तो शुभ रात्रि आप लोगों को, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज्वाइन करें हमारे क्लास को। मैं निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे, और आपके किसी भी फीडबैक और सजेशन का स्वागत है। और निसंकोच बताएं, ताकि हम अपनी आगे आने वाली कक्षाओं को और भी बेहतर से बेहतर बना सके। हमारा एक एक विद्यार्थी है ना सफल हो, ठीक है। और जो JRF जिसको बोलते हैं जूनियर इसमें लगा हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसका नाम जयप्रकाश रिसर्च फेलो हो जाए, मेरे सारे विद्यार्थी पास हो जाए हैं, जयप्रकाश रिसर्च फेलो बन जाए, रिसर्च और गहन ज्ञान के साथ। तो शुभ रात्रि मेरे दोस्तों, सब्बा खैर।